श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया है, न तस्य रोगो जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम्। उसको योग की अग्नि प्राप्त होती है, उसको न जरा होती है, और ये जो समाज में एग्जिस्टिंग समस्याएं हैं, उनका समाधान निकालना ही बेसिकली रिसर्च है। तो 3 घंटे ही सोया, लेकिन मैंने 3 बार जो है योग निद्रा किया। एक काम करो, आप अपने जीवन को देखो। पहले अगर आप ईमानदार हो गए अपने आप से ना, तो नेट हो या ना हो, जीवन में आप बहुत सफल हो। मेरे पास 5 घंटे का टाइम आता है। नॉर्मली आपको 3 से 4 घंटे 5 घंटे देने पड़ते हैं 2-3 महीने के लिए, अगर आप जीआरएफ करना चाहते हैं। एक काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, तो बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे देख लिया, सर का सॉल्यूशन पढ़ा हुआ देख लिया और सोचा कि मैंने पूरा पीवाईक्यू कर लिया। भाई हमें समाधि नहीं प्राप्त करना, ठीक है ना। योग से हमें जीआरएफ में एडमिशन लेना है बस। अगर आप कंपटीशन में, अगर आपने बहुत डिटेल में जाना चाहा, फंस जाओगे, कर नहीं पाओगे। उन्होंने तैयारी किया और उनका नेट भी नहीं निकला, तो दिक्कत होती है। देखिए, एग्जामिनर 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है, आएगा। उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए अगर आप तैयार हैं, तब वेलकम है आपका रिसर्च कम्युनिटी में। Best part of science is knowing, and I hope all of you know about Dr. APJ Abdul Kalam. You know, teaching and giving the teaching and learning to all others is the best profession or a best ability to do to change this whole country, the world, by changing the minds of peoples or the students. So I welcome to all of you in this brand new podcast. Once again, I welcome Gyan Prakash ji, who is a PhD research scholar to this platform Anand Yatra once again. भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अपनी इस पॉडकास्ट पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए। कैसे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा आपसे मिल करके, और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। और मुझे आपकी लास्ट जो हमने पॉडकास्ट किया था, बातें काफी याद हैं। आपने एक इम्पोर्टेंट बात थी कि आशीष, योग को पढ़ना नहीं है, योग को जीना है। बहुत सारी मोटिवेटिंग बातें थी। हमने आपके बारे में, आपकी जर्नी को, आपकी यात्रा को समझा था कि कैसे एक बिहार से शख्स चल के और अपनी बीटेक की यात्रा करते हुए और फाइनली अभी एस व्यासक से रिसर्च स्कॉलर के तौर पर अभी वर्क कर रहे हैं और योगा में। तो बेहतरीन यात्रा थी भैया आपकी, और उतार चढ़ाव से भरी हुई, और उसमें आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में भी हमें बताया था, जो कि गायत्री परिवार शांति कुंज से भी जुड़ी हुई है। तो मुझे उम्मीद है सब कुछ बहुत सुंदर अद्भुत चल रहा होगा, और आज हम लोग कुछ नया क्रिएट करेंगे जो कि बाकी लोगों के लिए, स्पेशली योगा जो लवर्स हैं, योगा फॉलोवर्स हैं, उनके लिए बहुत सुंदर होगा। यस, तो एक्साइटेड है भैया आज के सेशन के लिए? जी बिल्कुल। चलिए, so as you all know, today's session is mostly about नेट एग्जामिनेशन। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आशीष, कैन यू टेल मी कि नेट एग्जाम जो कि एक एग्जाम है, अगर आपको एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च में अपना वर्क करना है, तो आपको क्या है, नेट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर करना होता है, जो कि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा हर साल 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जून और दिसंबर के समय पर। तो भैया ने ऑलरेडी वो एग्जाम क्लियर किया हुआ है, और उसके बाद नाउ करेंटली ही इज working as a research scholar, PhD research scholar in S Vyasa, that is Swami Vivekanand योग संस्थान। और सिमिलरली आई ऑल्सो क्लियर दैट एग्जाम। तो मुझे लगता है कि आज भैया हमें गाइड कर पाएंगे अच्छे से कि कैसे एक रिसर्च स्कॉलर की यात्रा होती है और किस तरह से इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है, कुछ सीक्रेट्स, कुछ मिथ्स, और जो भी इस एग्जाम को क्लियर करना चाहता है, इस सुंदर सी कन्वर्सेशन को सुन सकता है और अपनी एक सक्सेस को क्रिएट कर सकता है इस नेट एग्जाम के द्वारा। तो सबसे पहले भैया आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे एक बार दोबारा से, और मैं चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट को क्रिएट करने से पहले, आप भी काफी बिजी वर्क है, एक लाइफस्टाइल है एज अ रिसर्च के तौर पर, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो शेड्यूल आजकल रहता है एज अ रिसर्च स्कॉलर, क्या शेड्यूल है? अगर किसी को जानना हो कि एक रिसर्च स्कॉलर की क्या जीवन का दिन होता है, तो कैसा होता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक रिसर्च स्कॉलर का जीवन जो है काफी डिसिप्लिन्ड जीवन होता है, और अगर डिसिप्लिन्ड जीवन नहीं है तो फिर आप एक रिसर्च स्कॉलर नहीं। भले नाम का आपका एडमिशन हो चुका है कहीं पर, आप नाम के रिसर्च स्कॉलर हो, तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप रियल में एक रिसर्च स्कॉलर हो तो आपको डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत होती है, क्योंकि रिसर्च एक ऐसी चीज नहीं है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है और उसके बारे में आपको कुछ पढ़ करके लिखना है। इसमें है कि कुछ नई चीजों को खोज करके आपको देना है संसार को, एक नया एक एविडेंस क्रिएट करना है आपको। तो इसमें मुख्य रूप से पढ़ना होता है बहुत ज्यादा, साथ ही साथ
बहुत ज़्यादा सोचना होता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है और उसको कंटेम्पलेट करके उसको एक तरह से बहुत ही सिस्टमैटिक करके कि रिलेट करना होता है चीज़ों को एक दूसरे चीज़ों से, ठीक है? तो इस तरह की बात होती है। तो जैसा कि रूटीन के बारे में आपने पूछा, तो सहज रूटीन है, एक सामान्य रूटीन है। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं ताकि एक समय मिल सके। सुबह जो होता है हमारा एक मन बहुत शांत होता है और क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। तो सुबह का रूटीन यही है कि उठते-उठते थोड़ा-सा अपना जो भी नित्य कर्म करने के बाद थोड़ा भजन सुन लिया या कुछ लिख लिया या कुछ अपनी साधनाएँ होती है छोटी-मोटी, वो कर लिया। उसके बाद बैठ कर के पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद कुछ लिखने का काम करते हैं। उसके बाद योग अभ्यास के बाद ब्रेकफ़ास्ट और उसके बाद पढ़ना और पढ़ कर के उसको ये करना सिस्टमैटिक। अभी यही काम चल रहा है। अभी मेरा जो रिसर्च का फ़ेज़ है वो बेसिकली अभी मैं अपने रिसर्च प्रपोज़ल को फाइनलाइज़ कर रहा हूँ। तो लिटरेचर रिव्यू करना बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सपर्ट्स से बातें करना, घूमना, सैंपल्स कहाँ से मिलेगा, स्कूल्स में बात करना, बड़े-बड़े अलग टीचर्स से इनपुट्स लेना, उस इनपुट्स को इम्प्लीमेंट करना। तो दिन भर यही काम चलता है। बाकी बीच में कभी बच्चों से इंटरैक्ट हो गया तो कुछ नॉलेज बता दी और कुछ नॉलेज शेयर कर दिए। तो बेसिकली पढ़ना और पढ़ाना, यही 2 काम अभी जीवन में मुख्य रूप से चल रहा है, विशेष रूप से। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। ये नाम में लिखा हुआ है रिसर्च। हमें बार-बार सर्च करना है उसी को, जिससे कि कुछ नया नॉलेज, कुछ नई इन्फॉर्मेशन, और जैसा कि भैया ने बताया कि हमें उसको निरंतर सोचना और चिंता है। तो एक स्टेप मैं और पीछे जाऊँगा और थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगा कि कैसे आपकी ये यात्रा शुरू हुई? कैसे आप रिसर्च क्यों चुना आपने? जैसे जब भी हम नेट की बात करते हैं तो एक रिसर्च की बात आती है और एक एज़ अ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात आती है। सो कैन यू टेल कि ये रिसर्च हाउ यू चूज़ कि मुझे ये रिसर्च करना है? और आई थिंक आप एक इंजीनियर हैं, टेक्निकल माइंड ऑलरेडी यू हैव दैट टेक्निकल एक्यूमेन आल्सो। तो ये रिसर्च कैसे चुनाव किया? क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या रिसर्च करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, पीएचडी में एडमिशन ले या नहीं ले। तो इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डाल सकें। हाँ, तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर ही देखना पड़ता है। जिज्ञासा जो होती है वो रिसर्च की शुरुआत होती है। तो क्योंकि शुरू से ही मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, तो एक सहज जिज्ञासा मेरे मन में थी ही पहले से ही कि किसी भी चीज़ों को जानना। जैसे हम चल रहे हैं, चलते-चलते जब मैं याद है अभी भी बचपन में कि ये बताओ ये चाँद ऐसा क्यों है? आसमान ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है? या जी। क्यों जो ये माइंड में क्वेश्चन छोटे-छोटे आते थे, गाड़ी चल रहा है तो कैसे चल रहा है? जैसे ही हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो मोटर ऑन हो जा रहा है। तो एक मन में हुँ। जिज्ञासा थी। उसी जिज्ञासा के तहत ही मैं इंजीनियरिंग में आया और इंजीनियरिंग में भी आया तो मेरे मन में बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन होता था कि जैसे थर्मामीटर जो है बुखार को मेजर कर रहा है, तो कैसे एक्चुअली वो मेजर कर रहा है? तो मैकेनिज्म के प्रति मेरी एक बहुत जबरदस्त रुचि रही और वही रुचि आगे चलते-चलते जैसे-जैसे एक समाज से सरोकार हुआ, समाज के अंदर गया, तो पता चला कि यार जो समस्याएँ हैं, रिसर्च कुछ और नहीं है, जो समाज में एग्जिस्टिंग समस्याएँ हैं, उनका समाधान निकालना ही बेसिकली रिसर्च है। और मन में ये भाव था कि समाज के लिए कुछ करना भी है। तो धीरे-धीरे एक व्यवहार बनता गया, बच्चों में इंटरेस्ट आया, बच्चों के साथ मैंने काम किया। तो फिर लगा कि यार जीवन में कुछ ऐसा करें कि इनके जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और यहीं से मेरे अंदर एक भाव आया कि नहीं, मुझे रिसर्च करना है और बच्चों पे ही रिसर्च करना है, बिल्कुल ही फ़ोकस्ड। बच्चों पे काम करना है, वो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनको एक ऐसा प्रोटोकॉल दिया जाए, उनको एक ऐसा लाइफ़स्टाइल का तरीका डेवलप किया जाए, जिससे कि वो अपने जीवन को समग्र रूप से विकसित कर सके और जो भी चैलेंजेज़ उनके जीवन में आ रहा है, उस पे जो है उसको टैकल कर सके उसके साथ अच्छे से। तो यही भाव के साथ जो है मैंने रिसर्च चालू किया। तो मेन जो थीम है रिसर्च का वो है आपके अंदर जिज्ञासा, कि आपके अंदर जिज्ञासा है, आप कुछ नया खोजना चाहते हो। ऐसा नहीं कि डिग्री लेना चाहते हो, अगर आप डिग्री लेना चाहते हो तो फिर रिसर्च आपके लिए नहीं है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नया आपके अंदर देने का भाव है, कुछ नया खोज करने का भाव है और वो जज़्बा है कि उस नया चीज़ को खोजने के लिए जो भी चैलेंजेज़ आएगा, उस चैलेंजेज़ को फेस करने के लिए अगर आप तैयार हो, तब वेलकम है आपका रिसर्च कम्युनिटी में। ऐसे ही रिसर्चर होते हैं। भैया बहुत सुंदर, और बहुत सुंदरता के साथ भैया ने कहा कि सिर्फ आपको जब कुछ देना है और सिर्फ चैलेंजेस भी आएंगे। लोग रिसर्च पीएचडी में एडमिशन तो ले लेते हैं। एक रिसर्च में पढ़ रहा था तो उसमें ये था कि बहुत से लोगों ने पीएचडी में एडमिशन लिए लेकिन वो कंप्लीट ही नहीं कर पाए और बीच में ड्रॉप आउट कर गए। सो आपने बड़ी सुंदरता से कहा कि जो एक कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे, आप किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, इतनी जल्दी आपको सॉल्यूशन वो मिलने वाला नहीं है। और आप ही की बातों से मैं सबके अंदर जिज्ञासा होती है, बस कुछ लोग उसको व्यक्त कर पाते हैं, कुछ लोग फॉलो करते हैं, अदरवाइज कुछ लोग क्या है वो जिज्ञासा दबी रह जाती है। और टीचर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है उस जिज्ञासा को और बढ़ाना और लर्निंग को, क्योंकि सिर्फ नॉलेज क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं है। आजकल हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, एग्जाम में हमने पढ़ा, याद किया, एग्जाम हो गया, सब भूल गए। बट
कितना ब्यूटीफुल है एक नॉलेज, एक लर्न करना। मुझे तो अपना स्कूल टाइम हमेशा याद आता है कि जब भी हम स्कूल जाते थे, फ्रीडम है, पढ़ सकते हो, सोच सकते हो एक स्वतंत्र के अंदर। तो जिस तरह से आपने कहा कि एक जिज्ञासा है, और यही जोर भी हमें ले जाती है, आगे चल के हम जाते हैं। और ये सबसे बड़ी डिग्री है पीएचडी आप में होना, तो बहुत सुंदर। और जितने भी आजकल लोग अभी जैसे मैं फोन का यूज कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए, तो इस पे भी किसी ने रिसर्च की। माइक को मैं यूज कर रहा हूँ, तो हर तरफ रिसर्च है। कार्य है, मे बी अभी फल ना दे, लेकिन फ्यूचर में जाके एक अपना एक रोल निभाएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग की, जब हम बात करते हैं पीएचडी की और रिसर्च की, तो रिसर्च के ऑप्शन जैसे इंडिया में भी बहुत सारे और फॉरेन में देखते हैं हम लोग। तो इस तरह आपने भी सोचा था क्या कि मैं इंडिया में ही रिसर्च करूं, या फॉरेन का भी कुछ ऑप्शन हो सकता है? नहीं, मेरा तो मुख्य रूप से पहले योग में ही रिसर्च करना था मुझे, क्योंकि योग मेरा हॉबी है, तो योग में ही रिसर्च करना था। ठीक है, तो योग की जो सबसे बेस्ट संस्थान है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान ही है। विश्व भर में जितना ज्यादा रिसर्च हुआ है योग में, उसमें जो लगभग 10 to 15% जो कंट्रीब्यूशन है अप्रोक्सीमेटली, वो केवल एस व्यासा का है। तो रिसर्च में जितना भी एविडेंस है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा है, वो सब में 10 से 15% कंट्रीब्यूशन केवल एस व्यासा का है। तो एस व्यासा एक आपका बेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर द योगा रिसर्च, तो यहीं से ही मुझे करना था। हालांकि विदेश में जाने के बारे में उतना सोचा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। दो बातें थी, एक तो उतना अवेयरनेस भी नहीं था, और दूसरी उतनी फंडिंग भी नहीं थी। क्योंकि मैं जॉब छोड़ करके इधर आया, तो मन में एक भाव था कि रिसर्च तो करना ही है, लेकिन यहीं से करना है बेसिकली। करेक्ट। ओके, तो अगर इसके अलावा हमें ऑप्शंस देखने हो, जैसे रिसर्च के तौर पे रिसर्च भी काफी अलग होती है, क्लिनिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए मुझे ही एडमिशन लेना है, तो और अगर मुझे रिसर्च करनी है तो क्या क्या हमारे पास, एस व्यासा को अगर हम देखें, एस व्यासा एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? नहीं, आजकल योग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है, देश में विदेश में भी काफी अच्छे रिसर्च हो रहे हैं। तो अगर एज ए रिसर्चर आप कैरियर देखते हो, तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। हमारे देश के एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो भी हैं, हर एम्स में जो है एक डिपार्टमेंट पे बहुत अच्छे रिसर्च होते हैं, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। क्लिनिकल रिसर्च अगर आप स्पेसिफिकली करना चाहते हो, तो एम्स हो गया, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है, वहाँ पर भी काफी अच्छा रिसर्च होता है। क्लिनिकल रिसर्च अगर आप करना चाह रहे हैं, तो भारत में पीजीआई हो गया, एम्स हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो बेसिकली एम्स पे रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारे और भी संस्थान हैं, जैसे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, वहाँ पे भी काफी अच्छा रिसर्च हो रहा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हो गया, आपका मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा हो गया। तो ये लोग काफी अच्छा रिसर्च चल रहा है अभी। एक जो योगा कम्युनिटी डेवलप हुई है, क्लिनिकली बहुत अच्छा काम चल रहा है। अगर आप बात करें निम्हांस की, तो निम्हांस में भी काफी अच्छा एक योग में रिसर्च हो रहा है। इस वजह तो है ही। तो देश में ये सारी संस्थाएं जो है अग्रगण्य संस्थाएं हैं, यहाँ पे अगर आप चाहेंगे, और ऐसा नहीं है कि अगर आप इस व्यासा में है तो केवल इस व्यासा में ही आप काम कर सकते हैं। ये सारे जो भी भारत के टॉप इंस्टीट्यूट है, उन सब का आपस में एक एमओयू है, कोलैबोरेशन है, और सब एक दूसरे को मिल करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मेरे को देखने को मिलता है। हर साइंटिस्ट आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर आप कोई भी आइडिया लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो सपोर्ट मिल जाता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि योगा कम्युनिटी जो रिसर्च का है, वो अभी थोड़ा छोटा ही है, ठीक है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं एक लिंक जुड़ जाता है, और कहीं ना कहीं एक सहयोग मिल जाता है, और सब लोग मिलकर ही काम करते हैं। तो इंडिया में अगर आप करना चाहते हैं, तो ये कुछ संस्थान का मैंने नाम बताया। बाकी आप सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट का आजकल जमाना है, तो बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। अमेजिंग, क्लिनिकल व्हाट रिसर्च यू के सेड लिए इज वेरी, ये होता है। यस व्हाट यू सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजेस भी आ रही हैं जिनका हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। आजकल डॉक्टर के पास भी आप जाएं, तो वो आपको कहते हैं कि आप योगा को फॉलो करें, और योग के थ्रू ही। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कि जिन कैंसर जैसी समस्या का भी इलाज नहीं है जो नॉर्मल क्लिनिकल साइंस में, और एस व्यासा में अगर हम देखते हैं, बहुत सारी इन्होंने रिसर्च की कि कुछ टेक्निक्स हैं योग की जो आपको हेल्प करते हैं। तो इसलिए आई होप कि जो सॉल्यूशन, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि सॉल्यूशन चीजों का ढूंढने के लिए हम रिसर्च में आते हैं, तो इसीलिए आई थिंक क्लिनिकल जो रिसर्च है वो ज्यादा हो रही है अभी। अब क्लिनिकल रिसर्च इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि देखिए इसका रीजन, सबसे पहली बात है कि अगर कोई हेल्दी आदमी है और उसको कहो कि आप योग करो, सबसे पहले एक सहज उसकी प्रवृत्ति होती है कि मैं क्यों करूं, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि उसको बहुत ज्यादा अभी आवश्यकता है नहीं, हालांकि ये है, लेकिन फिर भी एक सहज प्रवृत्ति है कि नहीं। क्लिनिकल रिसर्च में मान लीजिए कि आपको कोई समस्या है, कोई रोग है, और एज आप जानते हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बहुत, मतलब एक इंडिया में थोड़ा कम ही है। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए हमारे पास जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ये सब आते हैं। और इसमें रिसर्च करने से क्या होता है कि हम जो बहुत ज्वलंत एक समस्या हो चुका है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर हो गया, ये सारे जो डिजीज
तो अगर अभी जो एविडेंसेस हमारे पास है उसके आधार पर हम बात करें तो एक मैनेजमेंट की बात आती है। क्योर पे तो थोड़ा अभी और भी रिसर्च होना चाहिए, लेकिन जो भी करंटली हमारे पास योगा में जो एविडेंसेस अवेलेबल है उस पे हम ये कह सकते हैं कि हम इन डिजीज को प्रॉपर्ली करने का यही है कि जो भी रोगी है जिसके पास कोई डिजीज है, कोई परेशानी है, उनकी समस्याओं को हम दूर करें, ठीक है ना। और वो ज्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं। देखिए अगर किसी आप हेल्दी व्यक्ति से कहो कि आओ भाई थोड़ा सा योग का अभ्यास कर लो, प्राणायाम का अभ्यास कर लो, तो थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई दुखी है, उसके बैक में पेन है, नेक में पेन है, उसको बोलो कि आप योगा करो तो वो कहेगा कि भैया कराओ मुझे, ठीक है ना। तो रेडी होते हैं वो, तो इसीलिए वहां पे हमें सैंपल की भी दिक्कत नहीं होती और लोगों का रिजल्ट भी आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक उनके अंदर वो पीड़ा है और उस पीड़ा को दूर करने के लिए वो एफर्ट भी करते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च इसलिए भी जरूरी है। और सबसे जो जरूरी बात है वो क्लिनिकल रिसर्च से हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा आता है। एक तो होता है कि सब्जेक्टिव, जैसे मैंने योग का अभ्यास किया और मेरे जीवन में कई सारे परिवर्तन हुए तो मैं कह सकता हूँ कि योग फायदा करता है। लेकिन जो मेरे लिए सच है ये दुनिया के लिए सच नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है किसी के लिए फायदा ना करे, तो किस किस बात पे ये प्रूफ होगा। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव डेटा को प्रोड्यूस करना होता है। ऑब्जेक्टिव डेटा का मतलब वह डेटा जिसको कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है एज इट इज एक्सेप्ट करे। जैसे सूरज जो है पूरब से उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव डेटा हम ये कंक्लूड करते हैं। तो योग जो है काम कर रहा है, इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव डेटा है वह क्लिनिकल रिसर्च के माध्यम से या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के माध्यम से ही हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसीलिए वो बहुत एक बेस्ट जो एविडेंस होता है, मतलब सेकंड लेवल का बेस्ट एविडेंस, वो आपका क्लिनिकल ट्रायल या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से मिलता है। अद्भुत भैया। यस, इसी में अगर मैं और आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे क्लिनिकल रिसर्च हो गई, और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, किस किस तरह की रिसर्च होती है? हाँ, तो देखिए एविडेंस होता है, सबसे जो बेस्ट एविडेंस होता है उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। जैसे क्या हुआ कि हमने सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस क्या होता है कि जैसे कि कोई मैंने रिसर्च किया, एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया, किसी और ने किया, किसी और ने किया, ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर को असेस करके उनके क्वालिटी को चेक करके कि उसका सिस्टम जो था, डिजाइन कैसा था रिसर्च का, सैंपल कैसे कलेक्ट किया, कैसे उन्होंने असेस किया चीजों को, क्या कारण रहा उनका, डिस्कशन कैसा है, सारे पार्ट को असेस करके बहुत सारे रिसर्च पेपर का हम कंक्लूड करते हैं किसी एक चीज के बारे में कि हाँ भाई योगा काम करता है। जैसे योगा फॉर एंजाइटी जो है बहुत अच्छा सिस्टमैटिक रिव्यू है, जो रिसर्च स्कॉलर है वो उसको देख सकते हैं जाकर के, वो गूगल स्कॉलर पे भी मिल जाएगा, पबमेड पे भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे सिस्टमैटिक रिव्यू जो होता है टॉप 1 क्लास का होता है, मतलब फर्स्ट क्लास का वो एविडेंस माना जाता है। सेकंड लेवल का जो एविडेंस होता है उसको हम कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का सबसे जो अच्छा फायदा होता है वो ये होता है कि इसमें जो एक बायस होता है, रिसर्च बायस जो होता है, उसको काफी हद तक हम कम कर पाते हैं। तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है वो सेकंड लेवल का सबसे बेस्ट एविडेंस माना जाता है। उसके बाद जो आपके आते हैं नॉर्मल क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, जिसको हम बोलते हैं ना प्री पोस्ट, सिंगल ग्रुप, डबल ग्रुप, प्री पोस्ट डिजाइन, इस तरह के डिजाइन होते हैं। उसके बाद जो आपका होता है वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशनल स्टडी होता है जिसमें कि हम इंटरवेंशन कुछ नहीं देते, बस ऑब्जर्व करते हैं कि वो व्यक्ति जो योगा कर रहे थे 20 साल से और वो व्यक्ति जो 20 साल से योगा नहीं कर रहे, उन दोनों के बीच में क्या चेंजेस है, क्या दिक्कत, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसको हम कंपेयर करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडी। तो ये आपका 3rd 4th लेवल पे आता है। उसके बाद हमारा केस स्टडी होता है। तो केस स्टडी में हम किसी एक व्यक्ति के जीवन को असेस करते हैं कि पहले इसका जैसे कि 8 साल की उम्र में क्या था, फिर जब इसने योग शुरू किया तो 5 साल के बाद क्या चेंजेज आए, 10 साल के बाद क्या चेंजेज आए। तो इसको हम ऐसा केस स्टडी जो है एक तरह से लेकर के देखते हैं। तो केस स्टडी हो गया। उसके बाद आपका थ्योरेटिकल रिसर्च होता है। एक हायरार्की है, सबसे नीचे थ्योरेटिकल रिसर्च होता है, जिसमें कि हम बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके थ्योरेटिकल चीजें, थियोरी है, आपके जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया है, उन सब बातों को हम लेकर के बोल रहे हैं कि नहीं योगा काम करेगा। जैसे हम बोलते हैं ना हठ योग प्रदीपिका में पढ़ते हैं मयूरासन के बारे में कि हरति सकल रोगा, तो सभी लोगों को मतलब हर लेता है, इस तरह की बातें बोलते हैं। तो वो एक हो गया सबसे नीचे। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी किए कि जो व्यक्ति केस स्टडी कि जो व्यक्ति मयूरासन कर रहा है उसके जीवन में क्या हुआ। फिर हम बहुत सारा डेटा लिया और ऑब्जर्वेशनल स्टडी किए। उसके बाद हमने क्या किया, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हमने किया, प्री पोस्ट चेक किया कि मयूरासन करने के पहले बॉडी में क्या चेंजेस हुए, साइकोफिजियोलॉजिकल या किसी भी पैरामीटर में, बॉडी के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसमें क्या चेंजेस हुए। फिर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, और सबसे जो बेस्ट एविडेंस है वो है आपका सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। तो ये बेस्ट लेवल का रिसर्च माना जाता है, इस तरह का। अद्भुत अद्भुत। आपकी इन रिसर्च से रिलेटेड इंक्वायरीज और जवाबों को सुनकर मेरी तो जिज्ञासा बढ़ गई है। तो मैं चाहूंगा आपसे कि चलिए मैं समझ गया रिसर्च क्या है, एक रिसर्च का ऑप्शन क्या है और किस तरह से रिसर्च की जाती है। अब मैं इन रिसर्च इंस्टीट्यूट में एंट्री कैसे करूं, लाइक व्हाट इज द वे, किस तरह से मैं इन रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकता हूं? कोई एग्जाम है पर्टिकुलरली, जैसे आज का टाइटल भी हमारा नेट एग्जाम, तो नेट क्या है इसके बारे में हमें थोड़ा सा अवगत कराएं। जो कुछ भी नहीं जानता बेसिक से अगर समझना चाहे, व्हाट इज दैट नेट एग्जाम? हाँ,
तो अगर आप जीवन में रिसर्च करना चाहते हैं, उसके लिए जो है आपको सबसे पहले किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा। और उस एडमिशन लेने के लिए ही जो एग्जाम होता है वो नेट एग्जाम होता है, इसको हम बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो है एनटीए कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को, ठीक है ना। इस एग्जाम को सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद फिर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट कॉलेजेस या डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में फॉर द एडमिशन इन पीएचडी। तो अभी तक का क्या सिनारियो था कि अभी तक जो था दो तरीके थे आपको पीएचडी में एडमिशन लेने का। एक तो था कि नेट का रास्ता था कि नेट के रास्ते से आप नेट क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वहां पे आपका इंटरव्यू होगा और ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू आपको जो है सिलेक्शन मिलेगा, एडमिशन होगा। एक तरीका ये था। दूसरा था कि बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते थे। उस एग्जाम में अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, मास्टर्स के बाद ही हम रिसर्च में एडमिशन दे सकते हैं, उसके पहले ये इंपॉर्टेंट अगर आप करेक्ट। हाँ, ठीक है ना। हालांकि अभी जो है एनईपी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 इसमें थोड़े चेंजेस हुए हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 4 साल का तो उसके बाद भी आप सीधा पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने 3 साल का किया है तो नहीं, तो 4 साल के बाद जो है वो आपका फिर रिसर्च में एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह की चीजें हैं एनईपी में, लेकिन उसको अप्लाई करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा सा टाइम है। अभी जिस ऑडियंस के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं उनके लिए जो रास्ता है वो यही रास्ता है। तो अभी तक जो 2 रास्ते थे कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिशन ले या नेट का एग्जाम था, उसके बाद इंटरव्यू देकर ले, लेकिन अभी से इस साल से ये चीजें बंद हो गई। अब केवल एक ही एग्जाम होगा, दैट इज द नेट एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसमें आप क्या करना है, इसमें पहले 2 कैटेगरी होती थी। पहला कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कीजिए और दूसरा कि असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जेआरएफ, जिसको हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक फेलोशिप अमाउंट दिया जाता है, जिससे कि आप अपने रिसर्च वर्क को अच्छे से कर पाए। लेकिन इस साल नेट ने जो है एक नया कैटेगरी जोड़ दिया है, वो कैटेगरी 3rd है, दैट इज फॉर द पीएचडी एडमिशन। तो अब जो नेट का रिजल्ट आएगा वो 3 कैटेगरी में आएगा। पहले 2 कट ऑफ आते थे कि नेट का कट ऑफ सपोज कि 60% है तो जीआरएफ का कट ऑफ 70% हो गया, इस तरह की चीजें थी। लेकिन अब जो है 3 कट ऑफ आएगा। पहला फॉर द पीएचडी ओनली, फॉर द पीएचडी एडमिशन, दूसरा फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन, और तीसरा जीआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी। इसमें कि पीएचडी एडमिशन में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको 1 साल के अंदर जो है एडमिशन पीएचडी में लेना होगा, नहीं तो अगले साल फिर उनको पीएचडी के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। ओके। अब ये क्या है, जो ये जो पीएचडी एडमिशन वाली चीज है, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि क्यों इसको किया गया। एक्चुअली होता क्या था कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग जो है आपके एग्जाम कंडक्ट करा रहे थे, और कई बार क्या होता है उसमें धांधली होने के चांसेस होते हैं। तो एक होता नहीं कि एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता। तो नेट ने कहा कि एक ही एग्जाम देगा सब कोई, और उसमें क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि नेशनल लेवल एग्जाम है तो उसमें आपको करना पड़ेगा चीजें, ठीक है। तो एक ही एग्जाम होगी अब नेट, और नेट के थ्रू ही आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो सकते हैं और जेआरएफ के लिए हो सकते हैं। तो ये आपका तरीका है अभी नेट। सिंपल, मतलब आपका कहना ये अभी तक कि नेट ही एग्जाम है, आप कोई अलग से यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम नहीं कराएगी, ठीक है। तो ये अभी लाइक ऑलरेडी अप्लाइड और ये आने वाले लाइक ये इस बार से अप्लाई, अभी नेट के नोटिफिकेशंस आए, लेटेस्ट न्यूज है, अभी इसी बार ये चीजें आई है, इस बार से ये चीजें अप्लाइड है। इस बार जो नेट का एग्जाम होने वाला है जून में, 18 जून को, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें इन 3 कैटेगरी में रिजल्ट आएगा। ओके, ये अमेजिंग, ये आपने बहुत ही न्यू एक इन्फॉर्मेटिव क्लैरिटी आई होगी किस तरह से। सो ये तो हुई एग्जाम की बात, एंड आई होप ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक जून में और एक दिसंबर में। सो अभी भी आई थिंक लास्ट डेट अभी ऑलरेडी है, जो भी भरना चाहे तो वो भर सकते हैं और अपने एग्जाम को दे सकते हैं। यस, एंड सेकंड थिंग जो आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है आपकी मास्टर्स होना चाहिए, और इसके प्रॉपरली परसेंटेज क्या है वो आप देख सकते हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है। और ये अपीयरिंग हो, मास्टर्स में है, अपीयरिंग में भी दे सकते हैं। जैसे ही आप मास्टर्स में जाएंगे तो आप जेआरएफ के लिए एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। ये जो लाइक अपीयरिंग में जैसे आपने एडमिशन लिया तो तुरंत दे सकते हैं, या फिर फाइनल ईयर आप जब मास्टर्स में तब दे सकते हैं? तुरंत दे सकते हैं, क्योंकि जेआरएफ का जो ये होता है वो लगभग 2 साल के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो अगर आपने मतलब तुरंत दिया, जैसे ही एमएससी में एडमिशन लिया और दिया, तो लगभग 1.5 साल में आपका मास्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जेआरएफ जो है लगभग 2 साल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जैसे ही आप मास्टर्स में आ गए वैसे ही आप एग्जाम दे सकते हैं। यस, आई थिंक इसमें कोई अपडेशन भी आया है, क्योंकि जो मैं देख रहा था उसमें जेआरएफ का लाइक नाउ दे हैव डन इट फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए वैलिड है, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, करेक्ट, 3 इयर्स 3 इयर्स हो गया आई थिंक, जो रिसेंटली अपडेटेड आया उसमें 3 इयर्स के लिए। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था, ये आप करेक्ट। चलिए, थैंक यू। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इसमें क्या एज की भी कोई क्राइटेरिया है, कि जैसे एज का भी कोई क्राइटेरिया है? हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं
तो आपका 30 ईयर जो है वो एज, विद इन 30 ईयर जो है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा इफ यू वांट जीआरएफ फॉर बॉयज। फॉर गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ये ज्यादा है, लगभग 37 एज है गर्ल्स के लिए, 37 तक है। अगर आप बॉयज में भी अगर कैटेगरी आपकी है तो एज पर फिर छूट नहीं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर इकोनॉमिकल से वीकर सेक्शन से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या कोई और भी एससी एसटी हो, उसमें अलग अलग आपकी छूट है, वो आप देख सकते हैं। परफेक्ट। सो मेन जो आप बोल रहे हैं 30 इयर्स इज जनरल एंड फाइनली और बाकी अब जो छूट है उसमें आप देख सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है सबसे इम्पोर्टेंट, कि एग्जाम की जब बात होती है और एग्जाम की बात होती है तो एग्जाम का जो अब तक लाइक जितनी मैंने तैयारी की है और पता चला है कि जो बाइबल फॉर एग्जाम इज सिलेबस। कि सबसे पहले हम सिलेबस को एक ओवरव्यू करें। तो मैं चाहूंगा एक आप एग्जाम का एक तो पैटर्न बताएं यहाँ पर कि किस तरह से एक एग्जाम की तैयारी करनी है हमें, नेट के एग्जाम की, जेआरएफ की, क्योंकि आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि जेआरएफ और जो रिसर्च की एक जिज्ञासा क्या है, क्या एक अपना इंटरेस्ट है उसको फॉलो करने का। सो उसको आप जो भी क्लियर करना चाहता है उस एग्जाम को, तो किस तरह से इस एग्जाम को लाइक टेक करे। और फिर फाइनली तो हमें एक बार आप सिलेबस के बारे में बताएं डिटेल में, और उसका फिर आप एक एग्जाम पैटर्न क्या है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम पैटर्न बनाने से पहले दो बातें देखनी होती है। एक कहते हैं एप्टीट्यूड, आपके अंदर वो अभिवृत्ति है क्या। तो जो पहला चीज होता है एग्जाम में वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर कहीं पर भी कोई भी एग्जाम दीजिए, फॉरगेट अबाउट नेट, कोई भी एग्जाम में जो होता है पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे तो वहां पे सीसेट, वहां पे भी एप्टीट्यूड टेस्ट। नेट में भी जो होता है पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और उसके बाद जो होता है आपका मेन जो आपका सब्जेक्ट है उसका टेस्ट। तो नेट में बेसिकली जो है मुख्य रूप से ये दोनों चीजें कंबाइंड करके ही, ठीक है। आपका एक पेपर का एग्जाम होता है 3 घंटे का। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 का अलग अलग तो नहीं। तो सबसे पहले 3 घंटे की एग्जाम होगी, एक पेपर होगा आपका। अभी जो वो पेपर होगा, अभी तक ऑनलाइन होता था, अब ऑफलाइन होगा। तो 30 साल से जो पेपर होती है, एक ही कंबाइंड एग्जाम होता है, उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन पेपर 1 का होता है, 100 क्वेश्चन पेपर 2 का होता है। पेपर 1 जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसमें बेसिकली वो चेक करते हैं कि आपके अंदर एक रिसर्चर बनने की जो एक अभिवृत्ति है वो है कि अभिवृत्ति। एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड वो क्षमता है जिसको अगर एक समुचित वातावरण मिले तो वो क्षमता विकसित करके वो बन सकता है। तो एप्टीट्यूड बेसिकली यही चेक करता है कि आपके अंदर वो रिसर्चर बनने का भाव है कि। और दूसरा जो है, जिस सब्जेक्ट में आप रिसर्च करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की आपके पास कितनी गहरी ज्ञान है, तो वो पेपर 2 में आता है। तो पेपर 2 जो होता है, कोई भी नेट का एग्जाम हो तो पेपर 2 आपका अपना सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने योग से किया तो मेरा पेपर 2 योग था। अगर कोई साइकोलॉजी से करेगा तो साइकोलॉजी होगा, कोई मैथ से करेगा तो मैथ्स होगा, अपना सब्जेक्ट है। और दूसरा जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो सबके लिए कॉमन है। दोनों ही पेपर में 10-10 यूनिट करके आपके पास सिलेबस है। और आपको ध्यान देना होता है इसमें कि बहुत ही स्मार्ट स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सिलेबस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा वास्ट सिलेबस है। तो एक आपको बिल्कुल ही स्ट्रेटजी के तहत इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, और कैसे जो है आप चीजों को मैनेज कर सकते हो। वो आपका मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे पेपर 2 की सिलेबस की, तो इतना बड़ा सिलेबस है कि पढ़ते पढ़ते आपको सालों लग जाए, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ता है, स्ट्रेटेजिकली चीजों को सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में अगर मैं आपको बताऊं तो 10 यूनिट है। पहला यूनिट जो है आपका, उसमें 3 यूनिट कंबाइंड हो जाता है। फर्स्ट इज बेसिकली फाउंडेशन ऑफ योगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है योगा का, डेफिनेशन ऑफ योगा क्या है, स्कूल्स ऑफ योगा क्या कौन कौन से हैं बेसिकली, उसके बारे में हो गया। उसके बाद जो बेसिक फिलॉसफी है हमारी, दर्शन, वो आ गए। उसके बाद जो आता है आपका, वो आता है नारद भक्ति सूत्र हो गया आपका, योगी याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, जो हमारे योगी है कंटेम्पररी, इनके बारे में होता है। उसके बाद आता है सेकेंड यूनिट जो कि आपका उपनिषद है, जो मुख्य रूप से ब्रह्म विद्या खंड वाले उपनिषद, जिसमें ब्रह्म विद्या के बारे में चर्चा की गई। वो प्रिंसिपल उपनिषद जो है, हाँ, प्रिंसिपल उपनिषद। तो यूनिट नंबर 3 है, दैट इज अबाउट योग उपनिषद। फोर्थ जो है पतंजलि योग सूत्र है। 5वां यूनिट जो है वो आपका हठ योगिक टेक्स्ट है, जिसमें कि आपको 8 हठ योग के टेक्स्ट पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद अगर आप बात करेंगे छठे यूनिट का, तो उसमें 3 खंड है, डाइट एंड न्यूट्रिशन है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, और उसके बाद जो आपका आता है वो साइकोलॉजी आता है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। 7वें नंबर में आते हैं तो योगा एंड हेल्थ है। 8 नंबर में आते हैं तो योगा थेरेपी और द डिफरेंट डिसऑर्डर्स, जैसे आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर हो गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। तो इस तरीके की चीजें वहां पे आती है। उसके बाद यूनिट नंबर 9 जो है वो टीचिंग मेथड का है, और यूनिट नंबर 10 जो है वो प्रैक्टिकल योगा का। अब इस
10 यूनिट को आपको देखना पड़ता है, थोड़ा सा बाइफरकेट करना पड़ता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका वो हठ योग। अगर आपने हठ योग को अच्छे से कर लिया तो जो योग उपनिषद है उसमें भी हठ योग की ही बात की गई। अगर आप बात करेंगे योगा थेरेपी की तो वहां पे भी हठ योग के एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप बात करेंगे प्रैक्टिकल योगा की जो यूनिट नंबर 10 है वहां पे भी हठ योगा का एप्लीकेशन है। तो एक बार अगर हम यूनिट नंबर 5 जो है हठ योगा उसको अच्छे से पढ़ ले तो वो एक बेस बनाता है जो कि आगे भी आपके 2-3 यूनिट में मदद करता है। इसी प्रकार से अगर आप पतंजलि योग सूत्र को पढ़ लें तो यहाँ से फिर जो आपका बनता है वो जहां पे भी समाधि की चर्चा की गई है, अगर हठ योग में समाधि की चर्चा की गई है, योग उपनिषद में समाधि की चर्चा की गई है, तो जो भी कॉन्सेप्ट है चित्त की वृत्तियों की, ये सारी चीजें जो है आपका वो बहुत ही अच्छे से आ जाता है। एक आपका ओवरव्यू बनता है, क्योंकि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है योग का वो पतंजलि योग सूत्र ही, ठीक है ना, जिसको हम योग दर्शन भी कहते हैं। उसके बाद जो आपके होते हैं उपनिषद, उपनिषद, हठ योग, पतंजलि योग। उसके बाद जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्योंकि हठ योग प्लस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज इक्वल टू योगा थेरेपी। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हठ योग के साथ मिला दे तो योगा थेरेपी हो जाती है। तो आप अगर 5 यूनिट को बहुत अच्छे से कर ले और बाकी सारे यूनिट्स को अगर थोड़े थोड़े ध्यान से कर ले तो आपका पेपर 2 कवर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, हठ योगा, पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, उसके बाद क्या हुआ, उपनिषद हो गया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, और उसके बाद दर्शन। तो इतना अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो बाकी चीजें बहुत छोटी छोटी है वो चीजें हो जाती है। और एक बात और ध्यान रखना होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि मैं 100 में 100 क्वेश्चन सही करूंगा, ये नहीं करना अगर आपको, ठीक है ना। आप जो भी ये बच्चा सोचते हैं कि 100 में 100 करेंगे, उनका 100 में 60 क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है। एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, मेरे कई सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने 100 में 100 के लिए तैयारी किया और उनका नेट भी नहीं निकला। तो दिक्कत होती है यहाँ पे। देखिए, एग्जामिनर 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता ही नहीं। आप 100 में से 80 क्वेश्चन कर दो, 80 क्वेश्चन कर लो। आज तक लगभग 3 साल से मैं पढ़ा भी रहा हूँ और मैंने खुद भी एग्जाम दिया। 80 क्वेश्चन जो कंफर्म करता है पेपर 2 में और 30 क्वेश्चन कंफर्म करता है पेपर 1 में, उसका सिलेक्शन जेआरएफ रुकता नहीं, बिल्कुल जेआरएफ हो ही जाता है। अभी तक कट ऑफ 220 के पार नहीं गया, ठीक है। तो ये अभी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। तो 80 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आप पेपर 1 में गलत कर सकते। अब मान लो कोई अटपटा सा क्वेश्चन पूछ दिया, आप उसमें अटक गए, तो वो अटकाने के लिए ही देता है ताकि आप फंस जाए और अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर दे, अपने माइंड को डिस्टर्ब कर ले और दिक्कत आ जाए। तो ये नहीं करना। तो आपको 80 क्वेश्चन ही करना है। टारगेट बनाइए कि 80 क्वेश्चन हम करेंगे। बाकी का ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं, पढ़ना है, लेकिन टेंशन नहीं लेना कि अरे यार गलत हो गया तो क्या होगा, इट्स ओके। बाकी चीजों को भी पढ़ेंगे, लेकिन टारगेट रखेंगे कि 80 क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहिए। और अगर जो मैंने बताया आपको, ये अगर 5-6 यूनिट अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो 80 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस के आता है, वो कहीं सिलेबस का नहीं है, वो बस कॉमन सेंस का है। जैसे बोलेगा स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है, तो अच्छे से जिसको अच्छे से नींद आए, जिसका डाइजेशन अच्छा हो, डिफिकेशन अच्छा हो, मन उसका खुश हो, यही तो स्वस्थ व्यक्ति का पहचान है। इसके लिए किसी किताब में नहीं देखा मिलेगा आपको, लेकिन वो चीजें ऐसी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको ध्यान करना पड़ता है पेपर 2 पे। पेपर 1 में भी जैसा पेपर 2 में 10 यहाँ पे भैया मैं एक सेकंड रोकूंगा। यस, यहाँ पे एक सेकंड रोकूंगा। जैसे कि आपने बड़ी सुंदरता के साथ बताई थी, सीक्रेट्स के लिए ही मैंने आपने बोला कि किस तरह से कुछ ही अगर हम टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हैं तो फिर बाकी हमारी चीजें भी कवर्ड अप हो जाती हैं। जैसे आपने एक अटेम्प्ट जो पेपर करने की बात बोली, वो बहुत, इतने एग्जाम मैंने भी दिए, तो यही समझ में आता है कि हमारी प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। बहुत से बच्चे जाते हैं लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, तो रिजल्ट भी प्रॉपर नहीं देखने को मिलता है। सो जो एक प्लानिंग आपने बताई, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं भी हाईलाइट करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं हर पेपर में 20% जो कि आपको फंसाने के लिए ही होते हैं। जैसे आजकल एक क्वेश्चन ऐसा है कि विच इज नॉट फ्रॉम दीज। अब हम लोग तो वही वाला करके जाते हैं जो ऑलरेडी विच ऑफ दीज नॉट वाले में भी हम लोग टिक करके आ जाते हैं। तो आजकल एक कंपटीशन बढ़ गया है, तो इसलिए वो अवेयरनेस भी चेक कि कितना, आपने बोला एक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी अगर हम ना भी पढ़ के जाएं, लेकिन हम क्या होता है एग्जाम में प्रेशर हो जाता है, टेंशन हो जाता है, तो आती हुई चीज भी हम गलत। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने एक हाईलाइट किया कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजी अगर हमारी प्रॉपर नहीं है तो फिर हम इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकेंगे। चलिए हम चलते हैं दूसरे पेपर की तरफ, जो कि पेपर 1 है, क्योंकि पेपर 1 एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। लोग अपना तो करके जाते हैं, योगा के हैं तो योगा तो अच्छा होगा ही, लेकिन पेपर 1 एक बड़ा रोल प्ले करता है। यस, तो पेपर 1 के लिए जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे एक्चुअली जो योग के विद्यार्थी है उनको बहुत ज्यादा समस्या आती है पेपर में। दिक्कत क्या है ना कि सबसे पहले उनके साइकोलॉजी में ये होता है कि यार ये मैंने पढ़ा ही, तो पहले ही वो डरे रहते हैं और डरे रहते। उसके बाद जो नेचर ऑफ पेपर 1 है ना, वो थोड़ा डायनेमिक नेचर का पेपर है, ठीक है ना। तो हर साल कुछ ना कुछ चीजें अपग्रेड हो रही है। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, हर साल कुछ चीजें बदल रही है। जैसे आईसीटी हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी चीजें चेंज हो रही हैं।
आपका हायर एजुकेशन है, कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, उसमें भी चीजें चेंज हो रही हैं। तो सबसे पहले तो मेरा जो अपना था स्ट्रेटजी, इसमें हम बेसिकली 7 यूनिट को कवर अप करते हैं। एक यूनिट से मोर और लेस 5 क्वेश्चन आते हैं, कई बार एक आध यूनिट से ज्यादा भी आ जाते हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को अगर लेंगे तो देखेंगे कि 5 क्वेश्चन ही आता है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो कई बार टीचिंग एप्टीट्यूड से 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस आईसीटी को जोड़ दिया, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं मिक्स कर, ठीक है ना। तो जो मेरा मानना है, जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाया, बाकी मैं दूसरे का नहीं जानता, ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है कि आपको 7 यूनिट के लिए अगर आप जेआरएफ करना चाहते हो तो कुछ चीज छोड़ नहीं सकते। तो हुआ है, अब जो है उसको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से जो है आप टू द पॉइंट स्टडी कर ले, ठीक है ना, तो फिर अच्छा रहता है। जैसे अब देखिए कि कौन से 3 यूनिट को छोड़े और कौन से 3 यूनिट को पकड़े। तो देखिए 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जिनको मैथ से बिल्कुल नहीं, उन बच्चों के ऐसा नहीं कि देखो भाई मैथ नहीं भी आता, कोई बात नहीं, आप मैथमेटिकल रीजनिंग को जो है छोड़। मैथमेटिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 या 3 में से 2 आते हैं। एक तो आपका मैथमेटिक्स आता है, जिसमें कि आपका नॉर्मल से टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया। इस वाले पार्ट को आप छोड़ दीजिए। अगर आप मैथ नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि पढ़ना बहुत ज्यादा है और क्वेश्चन 2 या 3 ही आते हैं। जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, जैसे कि डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, इनको आप कर लीजिए। ये बहुत बेसिक होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हमें पता होता है, बेसिक से चीजें हो जाती हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन आप आराम से करके जाओगे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज अगर आपने कर लिया। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन को छोड़ देते हैं। छोड़ो मत, तैयारी करो, क्योंकि बहुत बेसिक मैथ लगती है उसमें, जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम, दैट्स ऑल, इतना ही लगता है, बहुत ज्यादा नहीं लगता है। बहुत लगेगा तो थोड़ा सा परसेंटेज और थोड़ा सा एवरेज एंड रेशियो, दैट्स ऑल, इतना ही लगता है, और वो भी बहुत बेसिक सा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन की तैयारी करनी चाहिए। जो बच्चे जेआरएफ करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो सीख सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन और उनके काम का। तो फिर भी जिनको मैथ से डर लगता है, डेटा इंटरप्रिटेशन की तैयारी करिए, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन को अटेम्प्ट जो है कैसे करना है मैं भी बताऊं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, और एक बात, ये 2 यूनिट को जो है आप छोड़ दीजिए, मतलब 2 यूनिट को थोड़ा न्यूट्रलाइज करके चलिए अगर आप मैथ्स वाले नहीं हैं, और इसके जगह पे आप हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप थियरी वाले हैं, ठीक है ना, अगर आप मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स को लीजिए और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन को आप थोड़ा छोड़ दीजिए। इस तरह से मैनेज कीजिए। बाकी रिसर्च आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, और उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है। कॉम्प्रिहेंशन की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 5 में से 3 क्वेश्चन तो सही हो ही जाए। तो ये रखिए कि बेस्ट पार्ट कौन सा है, आईसीटी बेस्ट पार्ट है। आईसीटी में 5 से 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। रिसर्च में भी 5 में 3-4 तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीचिंग में भी 3-4 आराम से जाए। अगर आपने डीआई को थोड़ा सा भी मेहनत कर लिया तो 5 में से 3 तो बहुत इजी ही होते हैं, आप कर लेंगे, ठीक है ना, और मैथमेटिकल रीजनिंग में से 2। तो इस तरह से मेरा कहने का भाव ये है कि आप लोग जो है 7 यूनिट की तैयारी करें। 8वां तो कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़ा सा बेसिक से तरीके होते हैं कि कैसे स्किम करना है, कैसे इंपॉर्टेंट को मार्क्स करना है, समझना, तो बेसिक चीजें होती है। तो 8वां तो वो हो गया, तो बाकी ये 2 के साथ आप कर सकते हैं। तो अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो मैथमेटिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन को अच्छे से पकड़िए और करिए आप। पीपल डेवलपमेंट को और हायर एजुकेशन को छोड़ दीजिए। अगर आपका थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रांग है, मैथ्स नहीं आता, तो ऐसा नहीं कि कीजिए नहीं, कीजिए, जो मैंने तरीका बताया वैसे कीजिए। इस तरह से आप कंबाइन करके 7 यूनिट की तैयारी करके आप 35 क्वेश्चन को टारगेट करो कि 35 मुझे सही करना है। 15 क्वेश्चन में गलत कर सकता हूँ, या मान लीजिए 20 क्वेश्चन में गलत कर सकता हूँ, समझ गया ना। तो 20 क्वेश्चन पेपर 1 से और 20 क्वेश्चन पेपर 2 से आप 40 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। आपको 110 का टारगेट करना है, और मैं कह रहा हूं कि अगर 110 की आपने तैयारी की है तो आप 120 क्वेश्चन सही करके आओगे, क्योंकि तैयारी जो होती है ना वो इंटरनली आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है, और जब आप तुक्का भी लगाते हो तो सही होता है। मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब तुक्का लगाने का मतलब नहीं है कि ऐसा कि कुछ भी कर लिया, राम रहीम करके मार दिया, ठीक है, ऐसा नहीं। तुक्का करने का मतलब ये है कि आप एक गाइडेड करते हो, जैसे कि मुझे ये पता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा ये तो यही होगा, क्यों, एलिमिनेशन मेथड। तो ऐसे तरीके से आप जो है, अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो तैयारी कर लेंगे। तो 80 क्वेश्चन पेपर 2 का और 30 क्वेश्चन पेपर 1 का 110 का टारगेट कीजिए, और बाकी चीजों को पीवाईक्यू के हिसाब से कीजिए, टू दी पॉइंट पढ़ाई कीजिए। अगर बहुत भटकेंगे, देखो ना भाई, हमें समाधि नहीं प्राप्त करना, ठीक है ना। योग से हमें जेआरएफ में एडमिशन लेना है बस। अगर आप कंपटीशन में, अगर आपने बहुत डिटेल में जाना चाहा, फंस जाओगे, कर नहीं पाओगे, दिक्कत होगी। तो टू दी पॉइंट रहेंगे, भटकेंगे बिल्कुल नहीं।
और इसका सबसे अच्छा तरीका नहीं है भटकने का कि आप जो है तैयारी करें पीवाईक्यू के हिसाब से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है ना वो लगभग आपका 100% सिलेबस कवर्ड होता है, और जो भी टॉपिक है ना वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पता चल जाएगा, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। सेम टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पतंजलि योग सूत्र का देखें तो उसमें एक आपका है चित्त प्रसादन के उपाय, हर साल उससे प्रश्न आते हैं, हर साल, लेकिन लैंग्वेज बदल देगा हर साल लैंग्वेज। जैसे कि एक साल पूछा कि बताइए निम्नलिखित से दे दिया भाई मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, अगला साल देगा कि अगर कोई आदमी जो है सामने लड़ाई कर रहा, ठीक है ना, और बहुत ही बदमाश उदंड किस्म का प्राणी है, तो उसके प्रति आप कौन सी भावना का ये करें, वहां पे फिर आपको क्वेश्चन को घुमा दिया, पूछ रहा है वो चित्त प्रसादन ही, लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा देते हैं, टॉपिक सेम रहता है। तो अगर एक बार आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 100-150 क्वेश्चन का सेट करते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू आप एक बार चले गए, तो इससे बहुत ही टू द पॉइंट आप रहते हैं और भटकते नहीं। तो मेरा जो सबसे बेस्ट अप्रोच लगता है कि इन दोनों पेपर को टैकल करने का, वो पीवाईक्यू, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं कि जो बाहर के बुक्स जो बने हुए हैं वो खराब है, वो खराब नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि उनका स्टैंडर्ड जो है एक व्यक्ति ने सेट किया है, जबकि नेट का जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे एक्सपर्ट मिलकर के उनके पास एक प्रॉपर गाइडलाइंस है और उस गाइडलाइंस के आधार पर क्वेश्चन सेट करते हैं। तो अगर आप लोकल राइटर्स की बुक से पढ़ोगे तो दिक्कत ये आएगी आपका कि आप कंफ्यूज ज्यादा होगे, भले क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिल जाएंगे। मेरा कहना क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल फोकस कीजिए और उसी को बार बार पढ़िए ना भाई। एक क्वेश्चन जैसे कि दे दिया कोई पतंजलि, बताइए भाई योग की परिभाषा क्या है योग सूत्र के अनुसार, कोई दे दिया कि नहीं भाई, चलिए योग चित्तवृत्ति निरोध। अब आप सोचिए ना कि इसका कैसे क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि योग की परिभाषा कौन से सूत्र में दी गई है, एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा देगा योगः डॉट 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 निरोधः, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ऐसे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसी को आप अपने मन में कंटेम्पलेट करके एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन क्रिएट करो, ठीक है ना। जैसे पतंजलि ने योग को कैसे परिभाषित किया, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, समझ गए ना, ठीक है ना। चित्त वृत्तियों का निरोध, इसका किसे कहा गया है, ऑप्शन में देगा योग, नियोग, कुछ भी दे सकता है। तो मेरा कहने का भाव है कि कंटेम्पलेट करके नए क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप ये कर पाए तो मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ही क्रैक कर जाओगे एग्जाम। योग का जीआरएफ उतना मुश्किल नहीं कंपैरेटिव टू अदर सब्जेक्ट जीआरएफ, ठीक है जी। तो इतना बातें मैंने, और यस, मुझे लगता है आपने मेन पॉइंट को पकड़ लिया है। और जैसे कि कहते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का जो बाइबल होता है वो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। और आपने कहा कि हमें पीएचडी नहीं करना है एग्जाम में, एग्जाम के बाद पीएचडी करना है कहीं ना कहीं जाके। जैसे आपने बोला कि टारगेटेड एक हमारी क्लैरिटी के साथ हमें पढ़ना है। जैसे आपने बोला कि ये पॉइंट्स पे फोकस करें, जिन जिन पॉइंट्स पे हमें फोकस करना है, क्यों हम बेवजह दूसरी पॉइंट्स पे जा रहे हैं। एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में प्रीवियस ईयर से हम समझ जाएं। और दूसरा पॉइंट आपने हाईलाइट किया कि एक ही क्वेश्चन को और सोचें, विचार करें, उस पर नए क्वेश्चन बनाएं, तब हमारा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है, हमारा माइंड उस तरह से वर्क करना शुरू करता है। हमारे भी एक सर हुआ करते थे, वो बोलते थे कि तुम 10 क्वेश्चन अलग अलग लगाने से अच्छा है कि एक ही क्वेश्चन को 10 तरह से सोचोगे तो तुम्हारा माइंड ज्यादा डेवलप होगा। अब जितने भी क्वेश्चन, और जो दूसरा पॉइंट आपने हाईलाइट किया कहीं ना कहीं कि हर साल उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस उनको वो बदल देते हैं, एंगल पूछने का बदल देते हैं। ये जो आपने पॉइंट डिस्कस किए, ये बहुत ही सीक्रेट पॉइंट थे, और कैसे एग्जाम को एक प्रॉपर वे में हैंडल किया जाए। तो सपोज मैंने तैयारी की इन एग्जाम्स की और फाइनली मेरा आ गया एग्जाम का दिन, तो एग्जाम वाले दिन मुझे किन बातों का ध्यान रखना है। मान लीजिए मेरी तैयारी हो गई, मैं सब कुछ पढ़ के गया अच्छे से, और हमें कितना ड्यूरेशन चाहिए। काफी लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि हमें कितना समय चाहिए नेट की तैयारी करने के लिए। देखो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कितना टाइम चाहिए, बहुत वेरी करता है। जैसे ये डिपेंड करता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप एक काम करो, आप अपने जीवन को देखो पहले। अगर आप ईमानदार हो गए अपने आप से ना, तो नेट हो या ना हो, जीवन में आप बहुत सफल हो। तो ईमानदारी होनी बहुत जरूरी होती है। हम ना अपने आप से बहुत झूठ बोलते रहते हैं, खास करके प्रिपरेशन वाले बच्चों को मैंने दिया, ये टीचिंग से आया है। ऑब्वियसली जब मैं तैयारी कर रहा था तब ये चीजें नहीं आई थी, लेकिन जब पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को ये चीजें मेरे अंदर आई है कि बच्चे अपने से ना ईमानदार नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चों को बोला कि एक काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, तो बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे देख लिया, सर का सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है, देख लिया और सोचा कि मैंने पूरा पीवाईक्यू कर दिया। जैसे ही वो एग्जाम देने बैठते हैं, अटक जाते हैं, नहीं किया था। तो पहली चीज ये है कि आप थोड़े ईमानदार हो जाओ, अपने से ईमानदार हो जाओ और सच बोलो अपने आप से कि आया समझ में कि नहीं है। अगर समझ में आने का मतलब होता है कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, आपके बताओ कि भाई प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, ये क्या है। अब जैसे ही मैंने दिया, आपको पता है कि ये पतंजलि योग सूत्र का प्रश्न है,
चित्त प्रसादन का उपाय है, चित्त प्रसादन का दूसरा उपाय है, सूत्र नंबर जो है आपका 34 है, इस समाधिपात का क्वेश्चन है। तो इतना बातें अगर आपके दिमाग में आ रही है मतलब आपकी तैयारी ठीक है, अगर नहीं आ रही ठीक है। तो दिक्कत है। तो आपको ईमानदार होना है। अब देखिए जो भी टाइम आपका ईमानदारी से देखिए, बेईमानी नहीं है। जैसे कि मैं भी जब तैयारी कर रहा था तब मेरा जॉब था, 9 आवर्स का जॉब था, उस समय मैंने जॉब से छुट्टी नहीं ली थी, ठीक है। दैट टाइम आई वाज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। तो वहां पे मेरी 9 आवर्स की जॉब थी, बट मैं ईमानदार था अपने काम के प्रति। तो जब भी मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास 5 घंटे का टाइम आता है, नॉर्मली आपको 3 से 4 घंटे 5 घंटे देने पड़ते हैं 2-3 महीने के लिए अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं, ठीक है। तो 5 घंटे का टाइम है, आधा आधा डिवाइड, 2.5 घंटे हम पेपर 2 को देंगे, 2.5 घंटे हम पेपर 1 को। अब जो आधा आधा टाइम हमने किया उसको भी आधा आधा डिवाइड कर दो। 1 घंटा 15 मिनट जो है हम थियरी पार्ट को देंगे, 1 घंटा 15 मिनट जो देंगे हम क्वेश्चन पार्ट को, बिल्कुल आधा आधा। ऐसे नहीं चलेगा भाई, थियरी जितना इंपॉर्टेंट है उसका एप्लीकेशन ही तो क्वेश्चन है। तो मैं तो कहूंगा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है थियरी से, तो आधा आधा डिवाइड कर। और 2 लॉन्ग सिटिंग होनी चाहिए, 2 लॉन्ग सिटिंग, ये मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है, किसी का चेंज हो सकता है, मैं इस पे नहीं जाता। 2 लॉन्ग सिटिंग होनी चाहिए। और जो करना चाहिए, एक सुबह बैठ, सुबह लॉन्ग सिटिंग 2 घंटे की होनी ही चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे की लॉन्ग सिटिंग होनी चाहिए अगर आप जेआरएफ चाहते हो। अगर आपका टाइम सुबह नहीं मिलता कभी भी बैठो, जब से ही सो के आप उठते हो उसके बाद 3 घंटे का एक लॉन्ग सिटिंग ले लो, उस 3 घंटे में थियरी पढ़ो, ठीक है। उसके बाद ब्रेक ले लो, काम कर लो, जो नेक्स्ट 3 आवर्स का आप सिटिंग करोगे उसमें क्वेश्चन सॉल्व करो, और बाकी टाइम घूमते रहो, खाते पीते रहो, मस्त रहो। और जो आपने मिस्टेक्स किए क्वेश्चन करते समय, उसमें था क्या नहीं था, तो जो डाउट, जो आपने थियरी पढ़ा, जो आपने क्वेश्चन किया, अब जो क्वेश्चन किया उसमें जो मिस्टेक्स हुए, वो मिस्टेक्स क्यों हुए, उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, उसका कारण ढूंढ करके उसको ठीक करना है। तो अगर आप मुख्य रूप से 4-5 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं 2-3 महीने के लिए, आराम से जेआरएफ कर देंगे। लेकिन ईमानदार रहना है, ऐसा नहीं कि 4 घंटे बैठ करके उसमें से 2.5 घंटे मोबाइल चलाए और 1.5 घंटे ही पढ़ा, वो भी पता नहीं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो फिर दिक्कत है। ईमानदारी से अगर आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी की मेहनत मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब कोई नहीं भी देख रहा है, हम अपने आप को देख रहे हैं ना, इसको इंटीग्रिटी कहते हैं। तो एक इंटीग्रिटी के साथ तैयारी करेंगे तो वो बात बनेगी आपकी। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना। दूसरा आपने प्रश्न किया कि एग्जाम टाइम में क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम टाइम में जो है बेसिकली एक बहुत ही जबरदस्त फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। जो बच्चा भी ईमानदारी से मेहनत करता है, ईमानदारी से तैयारी करता है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है एग्जाम के टाइम, बहुत ज्यादा। जो बोल रहा है कि मेरे को स्ट्रेस नहीं हो रहा, झूठ बोलता है। एक लाइन में मैं बोलता हूँ झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है, आप बहुत कुछ आपने त्यागा है और फिर लगता है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। और जो बच्चे उस स्ट्रेस को मैनेज कर ले जाते हैं वो बच्चे निकल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे अटकते कहाँ पे हैं? स्ट्रेस के कारण। तो स्ट्रेस को आपको मैनेज करना पड़ेगा। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो दूसरे क्या करते हैं पता नहीं, मैंने जो किया था वो बताता हूँ। मैंने क्या किया था, मैं आधे घंटे अनुलोम विलोम करता था, ठीक है ना। आधे घंटे में अनुलोम विलोम करता था आराम से, और सुबह में 45 मिनट्स योग अभ्यास करता था। शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अपना 45 मिनट्स का मैंने योग अभ्यास बना रखा था, अपना छोटा मोटा प्रोटोकॉल, सूर्य नमस्कार, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एंड ऑल, 45 मिनट्स योग और आधे घंटे का अनुलोम विलोम। ये मेरा था स्ट्रेस कोप अप मैकेनिज्म। और दूसरा जो है ना कोई आपके पास होना चाहिए जिससे आप डिस्कस कर लो। कोई दोस्त हो सकता है, मतलब ऐसा दोस्त जो कि डिमोटिवेट ना करे, तो थोड़ा सा हम शेयर कर लेते चीजें। तो स्ट्रेस को आपको मैनेज करना है और भरोसा रखना है कि ठीक है यार, फेल ही तो करेंगे, जीवन थोड़े ना खत्म होता है। नेट जेआरएफ निकालने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, जीवन वहीं पर है, समझ गया ना। तो जीवन को इंपॉर्टेंट है, आपने एफर्ट किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो बिल्कुल एकदम निष्प्रह भाव से खेलना है कि चलो भाई फेल भी कर गए कोई बात नहीं। एग्जाम में भी ऐसा होता है। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मैंने क्या किया कि डेटा इंटरप्रिटेशन से मैंने क्वेश्चन शुरू किया, और डेटा इंटरप्रिटेशन से कभी भी पेपर 1 शुरू नहीं करना चाहिए। कभी भी करो बीच के टाइम में करो, ना अंतिम में करो ना शुरू में करो, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन वो फर्स्ट नंबर पे ही देते हैं और उसमें बच्चे फंस जाते हैं। कम से कम जितने भी आप एक्सपर्ट हो ना, 5 से 10 मिनट लग जाते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में, बिल्कुल लग जाते हैं। अब मेरा भी ऐसा ही हुआ, डेटा इंटरप्रिटेशन से शुरू किया, 1 घंटे में मतलब मात्र मैंने 18 क्वेश्चन किए पेपर 1 के, सही और गया। अब मेरे अंदर वो एक फाइटर एटीट्यूड था, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या अगली बार एग्जाम देखें, अभी 2 घंटा है, अभी खत्म नहीं हुआ रेस, शुरू करो। फिर मैंने चुपचाप बंद किया, 1 घंटे के बाद पेपर 2 शुरू किया, और पेपर 2 में मेरा स्ट्रॉन्ग था, जो पेपर 2 मेरा निकलते गया, मैंने 40 मिनट में ही पेपर 2 कर दिया। अब 1 घंटा 20 मिनट मेरे पास बचा हुआ है, तो 1 घंटा 20 मिनट मैंने फिर से पेपर 1 सॉल्व किया, तो वो 18 से बढ़कर के 32 पे आया। तो पेपर 1 में मेरे लगभग जो है 32 मार्क्स आए, 32 क्वेश्चन सही हुए, मतलब 64, और पेपर 2 में थोड़े अच्छे मार्क्स आ गए थे, ठीक है ना, क्योंकि पेपर 2 की मैंने तैयारी थी। तो एग्जाम में भी स्ट्रेस आपको मैनेज करना पड़ता है। कभी भी जब तक 3 घंटा पूरा नहीं हुआ तब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ।
बहुत जब तुरंत आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, 10 क्वेश्चन सही हुआ, अरे मैं तो टॉप कर गया। नहीं, आप एग्जाम तक बिल्कुल मतलब अंदर से आता है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, अंदर से आता है कि अरे अब तो क्या है, समझ अरे रहा भाई हूँ अब तो मैं। टॉप कर गया। समझ गए ना? करेक्ट उसको आपको करेक्ट। अपने आवेगों को जो है, अपनी भावनाओं को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। 3 घंटे तक बिल्कुल आप स्थित प्रज्ञता के भाव में रहिए। 3 घंटे के बाद आपको हंसना है, रोना है, गाली बकना है, जो करना है कर लीजिए। 3 घंटे तक आपको ये चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। और ये मैनेज करने के लिए और बोला कि और क्या करें, तो पहला तो स्ट्रेस मैनेज करें। दूसरा, अपने डाइट को आप लाइट रखिए। डाइट को आप बिल्कुल लाइट रखिए। आप मतलब योगी ही बन जाइए 10 दिन के लिए, बिल्कुल मिताहार का फॉलो कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि अगर फूड आपका ज्यादा इंटेक होगा, आलस आएगा, आप सो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। तो फूड का इंटेक बिल्कुल लाइट रखिए, अच्छे से रखिए। जिस दिन एग्जाम देने जाइए फ्रूट्स खा के जाइए। मैं तो फ्रूट्स खा के ही गया था, मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि एक माइंड एक्टिव होना चाहिए ना, तो वो हो गया आपका। और चीजें जो होती है, नींद प्रॉपर ले लीजिए। अगर नींद ये नहीं लेंगे, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। कोई बच्चा कॉम्प्रोमाइज करता है कि नींद नहीं लेंगे, तो कॉम्प्रोमाइज मत करो। योग में बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं। जैसे मैं भी जो है एग्जाम के दिन सोया नहीं था बहुत ज्यादा, तो 3 घंटे ही सोया, लेकिन मैंने 3 बार जो है योग निद्रा किया, ओहो। ठीक है ना? जब भी मुझे थकावट होती थी तब मैं योग निद्रा करता था। तो वो योग निद्रा क्या कर रहा था कि योग निद्रा जो है आपका बहुत इंटरनल रिलैक्सेशन कर देता है, ठीक है ना? और एक अपनी अपनी कैपेसिटी भी होती है। जैसे कि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, तो रात रात भर जग करके पढ़ने का और सुबह एग्जाम देने का मेरा हैबिट है। तो उसके कारण जो है मैं अगर कम भी सोया तो काम चल गया। लेकिन माइंड जब आप प्रॉपर तभी फंक्शन करेगा जब आप जब रिलैक्स सोए होंगे। प्रॉपरली। तो नींद को ध्यान रखिए, मतलब अगर नींद को कॉम्प्रोमाइज भी करें तो योग निद्रा कर दें। ब्रेन को आपको फ्रेश रखना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीजें हो गई, इन बातों का ध्यान रखिए। बाकी जो बेसिक जानकारी है कि आधार कार्ड रखिए, फोटो रखिए, कलम रखिए, ठीक है ना, वो चीजें तो नॉर्मल है। तो ये सारी बातों का यस ध्यान ये बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है जो आप स्लीप। अभी मेरे कल एक सर से बात, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो वो कहते थे सर मैं 3 घंटे ही सो रही हूँ। तो अब बर्नआउट हमारी, तो फिर इम्पोर्टेंट क्या है कि स्लीप, मतलब। और जो मैं आपके जब सुन रहा हूँ, आप अपनी तैयारी का बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक योग अभ्यास की तरह आप कर रहे हो। आप अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हो, स्लीप को फॉलो कर रहे हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हो। तो ये भी आपने क्या बोला, नहीं भी होगा तो क्या, हम फिर उसको ट्राई करेंगे। तो कहीं भी मतलब एक जो पॉजिटिव थिंकिंग है, एक पॉजिटिव टॉक है हमारा, वो चल रहा है बराबरी। अंदर से भी कुछ बात आ रही है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आप फिर भी क्या पॉजिटिव। मैं आपको देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि भैया तो अपनी एक तरह से योग की साधना ही कर रहे हैं एक्चुअली। जैसे आपने जो वैल्यूज को ऐड किया कि इस तरह से जो मुझे प्रैक्टिकली इसको करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो एग्जाम के एट द एंड, तो हमारी जो सही यात्रा शुरू होती है जब आप नेट जीआरएफ में हो जाएंगे, जब पीएचडी की यात्रा शुरू होगी, वहां क्या चैलेंजेस आएंगे एक्चुअल में? क्योंकि जो आपने शुरू में बताया था कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, अभी तक तो आपने सिर्फ एग्जाम ही दिया है, वहीं पे अगर हम डर रहे हैं। तो फिर हम आगे चलते हैं कि मान लीजिए नेट भी क्लियर हो गया और जीआरएफ की जब बात होती है तो जीआरएफ भी क्लियर हो गया। सो आजकल अभी जैसे काफी आईआईटीज भी है जो योगा में रिसर्च की आपको फैसिलिटी देती हैं। जैसे आईआईटी दिल्ली में ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट जो है, आईआईटी मंडी की अगर हम बात करें, सो आईआईटीज में अगर हम रिसर्च को देखते हैं तो वहां पर हमें क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है? क्या आईआईटी वर्सेस जो नॉर्मल योग के ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट हैं, इस तरह अगर हम देखना चाहें तो किस तरह से समझ सकते हैं? बिल्कुल सही बात आपने कहा। तो देखिए, दोनों की अपनी अपनी खासियत है, दोनों की अपनी अपनी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। जैसे अगर आप योग इंस्टीट्यूट की बात करोगे, जो एक एस्टैब्लिश्ड योग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उनके पास जो है योगी भी है, और उनके पास जो है साइंटिफिक जो है, उनके पास इक्विपमेंट्स भी है, और सारा एक रोबस्ट मेथोडोलॉजी भी उनके पास है, ठीक है ना? तो उसमें ये होता है। तो क्योंकि योगी उनके पास है, तो उनके पास एक प्रॉपर हाइपोथेसिस है, ठीक है ना? और उस प्रॉपर हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करना, उनके लिए इक्विपमेंट्स भी है। तो अगर कोई एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट हो योगा रिसर्च का, तो उसमें जाना बेटर रहता है। नहीं तो आप मान लीजिए कोई योगा इंस्टीट्यूट में गए, बहुत जबरदस्त योगा इंस्टीट्यूट है, अब वहां पे गए तो वहां पे योगी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो एक मेथोडोलॉजी की रोबस्टनेस होती है वो चीज लैक कर जाएगा। तो अभी दिक्कत क्या है कि बहुत सारे अभी योगा का डिपार्टमेंट नया नया चालू ही हुआ है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, इवन आईआईटीज में। तो आईआईटी में दिक्कत क्या होती है कि, और मेरे भी कई सारे स्टूडेंट वहां पे गए हैं, आईआईटी मंडी में भी गए, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ऑल। तो वहां पे क्या है कि जो रोबस्टनेस है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो पार्ट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वहां पे जो आपका गाइड है, जो वहां पे एक एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का है, वो योगा का नहीं। योग की हाइपोथेसिस जो है, आपको योग की एक गाइडेंस अलग चाहिए होती है, ठीक है ना? तो एक योगी का भी आपको लेना पड़ता है। तो उधर अगर आप चाहिएगा तो साइंटिफिकली आपको बहुत चीजें मिलेगी, लेकिन वही है कि योग का नॉलेज नहीं है आपको गाइड को, तो आपका गाइड चाह करके भी जो है आपको योग में बहुत ज्यादा गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि योग काफी सारी चीजें अनुभव की बात ही होती है, ठीक है ना? अब मेरा अनुभव है भाई कि मैं शीर्षासन किया तो मुझे ये फायदा हुआ,
या मैंने कपालभाति किया तो मुझे ये फायदा हुआ। तो ये मेरा सेल्फ हाइपोथेसिस है, ये मेरा खुद का विश्वास है, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। लेकिन जब हम कपालभाति के बेनिफिट को सामने वाले को बताएंगे तो बोलेगा एविडेंस दो। अब एविडेंस के लिए उतनी अभी प्रॉपर उतना जबरदस्त रिसर्च हुआ नहीं है। तो जो आईआईटीज में जिस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, नो डाउट वहां पे रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत हाई है, उनका डेटा को एनालिसिस कैसे करना है, कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करना है, कैसे जर्नल में पब्लिश करना है, दैट थिंक आर वेरी स्ट्रांग इन आईआईटी। लेकिन अब योग इंस्टीट्यूट में क्या है, योगी आपको खतरनाक मिलेंगे, ऐसे योगी मिलेंगे आप सांस रोक सकते हैं 1 घंटा, समझ गए ना। कोई लोग पानी में बैठ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आपको योगी मिल जाएंगे। लेकिन उनको बोलो कि अच्छा सर मेरे को रैंडमाइजेशन करना है, क्या करें, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं मिल पाएगी। जो ट्रेडिशनल योगा इंस्टीट्यूट है वहां पे योगी बहुत है, लेकिन उस योग को विज्ञान की कसौटी पर कसने के लिए जो मेथोडोलॉजी होना चाहिए वो चीज लाइक। अब ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट है जिसने इसमें समन्वय किया है, जैसे एक कैवल्य धाम लोनावाला, यस वही मेरे दिमाग में उन्होंने जो है योग के नॉलेज को और साथ साथ साइंटिफिक को, उन दोनों को बिल्कुल एस्टैब्लिश किया, बैलेंस किया। जैसे आप स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान को भी ले सकते हैं, जैसे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हो। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे जो है आपको योगी भी मिलेंगे, साथ साथ साइंस भी मिलेगा, ठीक है ना। और क्योंकि ये बहुत पुराने इंस्टीट्यूट है तो एक लंबा समय इनको लगा है चीजों को बिल्ड करने में। तो बेस्ट जो इंस्टीट्यूट मुझे लगता है, जैसे स्वामी रामा का एक इंस्टीट्यूट है, स्वामी रामा हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योगा करके देहरादून में, तो स्वामी रामा ने भी लगभग उसी तरह का कोई एक सेटअप किया, ठीक है ना। तो ये चूज करना पड़ता है आपको कि आप कहाँ पे जाओगे, समझ गए ना। या तो आप साइंटिफिकली, क्यों अलग अपनी रुचि भी तो होती है ना, तो अलग चैलेंजेस तो हर जगह ही होंगे। चैलेंजेस हैं, इस व्यासा में अपने चैलेंजेस है, कैवल्य धाम में अपने चैलेंजेस है, पतंजलि में अपने चैलेंजेस है। तो उन चैलेंजेस को आपको एज ए रिसर्चर जो है उसको टैकल करना होता है, ठीक है ना। तो ये बातें होती है। हियर यू आर मेकिंग अ वेरी गुड पॉइंट कि एवरीथिंग हैज अ प्रो एंड कॉन। और मेरे भी दिमाग में जब भी रिसर्च की बात आती है, क्योंकि योग एक क्या है, सूक्ष्म विज्ञान है, उस पर रिसर्च करना पहले लोग नहीं सोचते थे। तो जब स्वामी कुवलयानंद जी आए, जो केवल अभी, तो वहां उन्होंने इसको शुरू किया कि साइंस के साथ हमें कैसे उतारना है, चीजों को बैलेंस करना है, साइंस और योग कैसे एक दूसरे को परस्पर करें, कि उसमें कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम योग को एज अ लाइक की क्वेश्चन मार्क है, हमारे पास रीजन नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपने शुरुआत कहां से की थी, जिज्ञासा, क्यों ऐसा हो रहा है। तो स्वामी कुवलयानंद जी ने जो साइंटिफिक टेम्प कि हमें सोचना है, हर चीज को क्वेश्चन करना है, जैसे कहा गया शीर्षासन में ब्रेन का काफी डेवलपमेंट है, मेमोरी इंक्रीज हो रही है, तो क्यों हो रही है, उसका एक टेक्निकल हमारे पास जवाब होना चाहिए। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने बोला कि प्रोज एंड कॉन्स हैं। आईआईटी की अपनी जगह एक रोबस्ट मेथोडोलॉजी है, और देखें जो अदर इंस्टीट्यूट हैं योगा के बेस पे बहुत स्ट्रांग है। तो हमें जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग में आपने नाम दिया, उसमें एक नाम आई थिंक डीएसबीवी का भी आता है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, वहां पर भी इसी तरह यज्ञ और इसके ऊपर भी बहुत रिसर्चेस हुए हैं ऑलरेडी। गायत्री मंत्र के ऊपर भी काफी रिसर्च हुए हैं। सो हम आगे चलते हैं और कहते हैं रिसर्च करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जब फंडिंग की बात आती है तो थोड़ा सा क्वेश्चन। सो जो लोगों को रिसर्च जेआरएफ क्लियर हो गया, वो तो अब अपना जो रिसर्च करेंगे जाके थ्रू जेआरएफ, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। जिनका नेट क्लियर हुआ है तो वो नॉर्मल जब रिसर्च जाएंगे तो वो अपने को कैसे लाइक फंडिंग करते हैं, ये फंडिंग के बारे में कुछ बताएंगे। एक्चुअली क्या है, योगा रिसर्च में जो रिसर्चर आते हैं ना, थोड़ा सा वो रिगर की भी कमी है, समझ गया ना। जो भी एक्चुअली क्या होता है कि एक तो दो बातें, एक तो इंडिया में रिसर्च की जो फंडिंग है वो थोड़ी कम, लेकिन जो फंडिंग है भी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि बच्चे ये सोच करके रिसर्च प्रपोजल लिखते ही नहीं कि उनको फंड मिलेगा ही नहीं। अगर हम ट्राई करेंगे तभी तो। अगर आप रिसर्च प्रपोजल की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आयुष में रिसर्च करने के लिए प्रोजेक्ट लिख रहे हैं। दिक्कत ये है कि जो कोर लोग हैं ना योगा के, वो लिख ही नहीं रहे। लिख कौन रहे हैं? जो डॉक्टर्स हैं, उनको पता है कि प्रपोजल कैसे लिखते, उनको कुछ नहीं पता, योगा का कुछ नहीं पता, लेकिन योगा पे फंडिंग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कि उनको पता है कि प्रपोजल कैसे लिखते हैं। तो एक तो रिगर होना चाहिए कि ठीक है गलत ही लिखेंगे, गलत ही लिखेंगे, ट्राई तो करो। एक बार ट्राई करेंगे, एक बार भेजेंगे ना, तो हो सकता है पहली बार आपको फंडिंग ना मिले, दूसरी बार तीसरी बार मिल ही जाएगा फंडिंग ना, क्योंकि गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है कि इतना करोड़ रुपया जो है आपको आयुष रिसर्च में ही देना है, उसमें कुछ योग का भी है, ठीक है ना, तो देना ही है। एक तो आपका आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो गया, एक आपका है सत्यम हो गया, सत्यम भी उनका एक डीएसटी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, तो उसका भी मिलता है। कई सारे आपका आईसीएसएसआर हो गया। तो बहुत सारे फंडिंग एजेंसी हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारे इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी भी हैं और बहुत सारे प्राइवेट लोग भी हैं जो कि फंड देते हैं। लेकिन क्या है, उसके लिए हमें अप्रोच करना आना चाहिए। उसके लिए हमें एक योगी के साथ साथ, एक रिसर्चर के साथ साथ एक हमें सेल्समैन भी होना पड़ेगा, ठीक है ना। एक सतबीर खालसा जी का मैं लेक्चर सुन रहा था, ही इज वन ऑफ द पायनियर रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम द हार्वर्ड स्कूल ऑफ लाइक मेडिसिन एंड ऑल। तो वहां से हार्वर्ड से है, तो वो कह रहे थे कि जस्ट कंसीडर योरसेल्फ एज अ सेल्समैन, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें योग नहीं दिखाना, यहाँ पे तुम्हें ये दिखाना है कि इसका बेनिफिट क्या है, तभी तुम्हें फंडिंग मिलेगा। तो फंडिंग के लिए
मैं सबसे पहले तो क्या है कि मन में आने कि हम प्रपोजल लिखे। अब मैं मतलब पायनियर इंस्टीट्यूशन को जानता हूँ, जो रिसर्च लेबोरेटरीज है ना, वही फंडिंग लिख रहे हैं। रिसर्च जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे फंडिंग बहुत कम लोग ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं करते, तो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो ये है कि हम खुद आगे बढ़ करके ट्राई करें। अगर ट्राई करेंगे तो रास्ता मिल ही जाएगा। अगर हम ये मान करके बैठे कि फंडिंग नहीं मिलेगा तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। करेक्ट, जहाँ चाह है वहां राह है, और अगर मन में कुछ है तो उसको फॉलो करें। परेशानियां तो जरूर आती हैं, हर किसी काम में हम करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम अलग अलग एज योगा सीख कर देखते हैं कि अलग अलग, मैं आपसे पूछूं कि आजकल कौन कौन से ट्रेंडिंग लाइक एरियाज हैं जिसमें रिसर्च के जो एक पॉइंट्स हैं वो ओपन अप हैं, कि क्या क्या रिसर्च में आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं। जैसे कॉन्शियसनेस पे काफी स्टडीज हो रही हैं आजकल, मैं देखता हूँ कि कॉन्शियसनेस हुआ, क्लिनिकल हुआ, और आप स्कूल स्टूडेंट्स पे स्टडीज कर रहे हैं। तो अभी क्या क्या लाइक और ट्रेंडिंग है, और अगर मैं आगे आने वाले समय में मान लीजिए 20 से 30 सालों में देखूं तो जैसे एआई भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो वहां पे एक योगा रिसर्च का क्या क्या हमारे पास लाइक एरियाज ओपन है जहाँ पे रिसर्च के काफी चांसेस हैं। हाँ, देखिए इस प्रश्न पे ऐसे समझ सकते हैं कि कभी भी कोई भी रिसर्च जो होता है वो सिंगल टॉपिक पे नहीं होता, वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होता है। कभी भी किसी भी आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो वो कहीं एक फोकस एरिया में नहीं होगा, वो इंटरडिसिप्लिनरी हो ही जाता है। तो आजकल का जो रिसर्च का नेचर है वो इंटरडिसिप्लिनरी। अब अलग अलग, अगर आप क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे डिजीज है जिसपे काम ही नहीं हुआ, और उसमें योगा केस स्टडीज की बेसिस पे देखा गया कि बहुत इफेक्टिव है। तो बहुत सारे अच्छे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो है हमारे योगा में नहीं हुए। तो कोई भी अगर आप क्लिनिकल स्टडी, क्लिनिकल पॉपुलेशन पे काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे इस क्षेत्र में जो है आपके पास रास्ते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जैसे अभी एक बहुत अच्छे रिसर्चर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि टेनाइटिस एक समस्या है, ठीक है, जिसमें कान में कुछ साउंड होता है, उसके लिए योगा का करना है। या योगा फॉर टी एडिक्शन हो गया, आज जो है हमारा पूरा समाज जो एक तरह का नशे के गिरफ्त पे है, तो उस पे कैसे योग पे हम काम कर सकते हैं। या फिर एक बहुत एक लेटेस्ट टॉपिक है जिसका हम न्यूरोलॉजिकल रिसर्च कर सकते हैं। जैसे क्या कर रहे हैं कि मैंने क्या किया, एनिमल मॉडलिंग की बात करते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं योगा कर रहा हूँ, मैंने कुछ चेंजेज आया, हमारे ब्लड सैंपल में कुछ चेंजेज आया। हमने क्या किया, उस ब्लड सैंपल को निकाला, और मान लो कि कपालभाति का लाभ है कि हमारा जो है डाइजेस्टिव फायर जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब कंसीडर करो, ऐसा होता नहीं है, कफ दोष का नाश करता है, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, मान लेते कपालभाति से मेरा जठराग्नि प्रदीप्त हो गया, या ऐसे छोड़ो कि भस्त्रिका प्राणायाम, तो भस्त्रिका प्राणायाम हमने किया, उससे हमारा जठराग्नि प्रदीप्त हो रहा है। अब जठराग्नि प्रदीप्त हो रहा है तो इंटरनली कुछ ना कुछ वहां पे प्रोटीन्स में चेंजेस आए होंगे, कुछ ना कुछ बायोमार्कर्स में चेंजेस आए होंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास एनिमल मॉडल है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब, 6 महीने तक हमने भस्त्रिका किया, उसके बाद हम अपना ब्लड सैंपल लिए, उससे हमने सेल को अलग किया, और उस सेल को जो है स्टेम सेल को हमने उस एनिमल मॉडल में डाल दिया, और चेक किया कि उस एनिमल मॉडल में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, उससे अगर उसका मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो गया, मतलब क्या है कि योगा के थ्रू जो है मेडिसिन का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस तरह का रिसर्च जो है अभी पीजीआई में चल रहा है। पीजीआई में डॉक्टर अक्षय आनंद सर है, वो इस पे रिसर्च कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि एक योगा फॉर प्रेगनेंसी उन्होंने कर रहे थे। योगा फॉर प्रेगनेंसी में जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसको फेंक देते हैं बाहर, तो उसमें से उन्होंने स्टेम सेल को निकाला, और निकाल करके माउस पे दिया, ठीक है ना, और देखा कि जो माउस था उसके अंदर काफी सारे चेंजेस आ गए। तो इससे क्या हो सकता है कि योगा जो है एज ए मेडिसिन कैसे काम कर सकता है एंड ऑल, इस पे चीजें हो सकती है। तो ये एक लेटेस्ट टॉपिक हो गया। जैसे एआई का यूज करके हो गया, तो एआई का यूज करके भी हम कई सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जैसे बहुत सारी चीजें हो भी रही है, एक हम कस्टमाइज प्रोटोकॉल बनाना है। जैसे कि हमारे पास एक डेटा है, तो लिमिटेड डेटा है, लेकिन हम एक एआई का मॉडल ट्रेन कर दे कि इतने सारे डेटा है, इतने सारे एविडेंसेस एंड ऑल, और उसके बाद हम अपने सिम्टम्स को बताएं एआई को कि मेरे पास में मुझे प्रोटोकॉल को, तो ऐसा जो है वो प्रोटोकॉल बना करके बिल्कुल ही एक्यूरेट दे सकता है, ठीक है ना। हालांकि इस पे अभी काम होना बहुत बाकी है, लेकिन ऐसा भी हम लोग काम कर सकते हैं एआई की हेल्प से। और ऐसे कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं भी जो इस काम को कर रहे हैं। हालांकि हाइब्रिड मोड में कर रहे हैं अभी, मतलब ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, एआई मॉडल भी है, बट स्टिल इसको हम आगे इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पोस्चर करेक्शन हो गया, जैसे हम पोस्चर कर रहे हैं, अब पोस्चर हम वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये हम इमेज प्रोसेसिंग की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मतलब एक वर्चुअल योगा ट्रेनर की बात हम कर सकते हैं, तो इस तरह का रिसर्च हो सकता है। बहुत सारे आजकल जो एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत सारे हो रहे हैं, जैसे कि आपका डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया एंड ऑल, इस पे हम योगा पे बहुत काम कर सकते हैं। बहुत सारे जो आजकल स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, ठीक है ना, बहुत सारा एक बिहेवियरल इशू आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, बोलने का डिसऑर्डर हो गया, चुप रहते हैं एंड ऑल, इस तरह के डिसऑर्डर पे भी हम बहुत योग के माध्यम से काम कर सकते हैं। तो योग क्या है, एक समग्र विज्ञान है, इससे अगर हम सही तरीके से अप्लाई करें तो सॉल्यूशन हम कर सकते हैं बहुत ही सारी समस्याओं का। तो एज ए रिसर्चर भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि जब तक मतलब एक रिसर्च में होता है ना कि जब तक एक हाइपोथेसिस है हमारी प्रूफ कर दिया तो ठीक है भाई। तो रिसर्च में हमें नया ज्ञान खोज रही है, और योग तो ऐसा ज्ञान है, कहा गया है ना, श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया है, न तस्य रोगो जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम्।
उसको योग की अग्नि प्राप्त होती है, उसको न जरा होती है, न मृत्यु होता है, ठीक है ना? तो इस तरह की बात कहा गया कि बुढ़ापा भी नहीं होता। हो सकता बेहतरीन, है कि बेहतरीन। एंटी एजिंग इफेक्ट भी हो, तो ये हमको प्रूव करना है। योग को जो है यस, ऐसा है कि यहाँ पे हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है ना? योग में बहुत सारी बातें बता दी गई, ठीक है ना? उसको हमें प्रूव करना है, ठीक है ना? करेक्ट, तो इस चीजों को हमें करेक्ट, देखना है। करेक्ट। और यस, और वो योग की अग्नि आपके थ्रू हम सब तक और जितने भी व्यूअर देख रहे हैं उन तक पहुंच रही है, और डेफिनेटली मुझे तो काफी आनंद आ रहा है आपकी जो प्रैक्टिकल गाइडेंस है, और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये सारी एक्सपीरियंशियल बातें आप हमें कहीं ना कहीं बता रहे हैं। सो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबको पता है कि एक अच्छी, इसीलिए रिसर्चर की एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रियल में आपने स्टार्टिंग में कहा था कि जिज्ञासु हो, जो सच में रिसर्च करना चाहते हैं, जो सच में टीचिंग करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, वही इतना डेप्थ तक जा पाएंगे। मैं अभी एक फॉरेन में एक डेटा पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि जैसे आपने कहा आजकल इंडिया में बहुत सारी रिसर्चेस आ रही हैं, ज्यादा रिसर्च प्रोड्यूस करने के चक्कर में हम क्वालिटी जो होती है रिसर्च की वो डाउन होती है। तो इस क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि रिसर्चेस, अच्छी रिसर्च, बहुत सारे जर्नल्स हैं वो बहुत हायर लेवल के लाइक जर्नल्स हैं, आप देखेंगे उनके यहाँ जो पब्लिश हो रही है रिसर्चेस एक अलग ही लेवल है, लेकिन हम कभी कभी अच्छे रिसर्च नंबर्स बढ़ाने के लिए बहुत, जैसे एक बायस की आपने बात की थी स्टार्टिंग में कि किसी भी रिसर्च में बायस नहीं होना चाहिए। इन पे भी कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सामने जो एज अ रिसर्चर और एक जो गाइड होता है वो बहुत एक अहम भूमिका निभाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरा जो कहना है ये चीजें नैतिक ज्यादा है, ठीक है ना? अब मान लीजिए कि हम जो है पुलिस को डेवलप कर सकते हैं, पुलिस हम खड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी को हम अंदर से ईमानदार नहीं बना सकते, ठीक है ना? व्यभिचार को रोकने के लिए हम सजाएं दे सकते हैं, लेकिन अंदर आदमी को अंदर से हम चरित्रनिष्ठ नहीं बना सकते। ये हमारी बात है। तो देखिए यार, ये जो है जो योग के एम्बेसडर्स है, जो कि हम यहाँ के लोग हैं, हम योग के रिसर्चर्स हैं, तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि योग जो है एक इतने महान विरासत को हम लेकर के आगे जा रहे हैं, तो एक कन्विक्शन हमारे अंदर हो कि हम अपनी चीजों में बहुत ईमानदार रहें। लेकिन नो डाउट प्रैक्टिकली कई सारे चैलेंजेस होते हैं, कई सारे इस तरह की भी चीजें चल रही हैं, लेकिन एज ए रिसर्चर ये हमें श्योर करना होगा। बाकी बहुत सारे गाइडलाइंस तो है ही कि हम जो काम करें वो ईमानदारी से करें, साइंटिफिकली, ठीक है ना? बाकी इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस है, हमारा यूजीसी की तरफ से है, बहुत सारे जो जर्नल्स होते हैं उनके तरफ से है, बहुत सारे लोग हैं अपने अपने जगह पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल समस्याएं दूर नहीं हो रही, समस्याएं बढ़ ही रही हैं। वो क्यों ऐसा हो रहा है? रिसर्च से ज्यादा हमारा फोकस जो है वो पब्लिकेशन पे हो रहा है। पब्लिकेशन क्यों करना है? क्योंकि हमें नाम चाहिए, हमें पद चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमारा एक ईगो बूस्ट हो। यार योग में भी आकर के अगर आप अपने ईगो को ही बूस्ट कर रहे हो तो फिर यार दिक्कत है। दूसरे रिसर्च में कर रहे हो तो बात है, लेकिन अगर आप योग में आए हो तो योग का जो कोर फिलॉसफी है वो हमें ईमानदारी सिखाता है, वो हमें नैतिकता सिखाता है, वो हमें अच्छा बनना सिखाता है। तो हम एक ईमानदारी से काम करते। नो डाउट प्रैक्टिकल चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, उस पर कभी हम डिटेल में बात कर सकते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, जैसे कि हम डबल साइडेड ब्लाइंडिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे सिंगल ब्लाइंडेड स्टडी होती है, कई सारे असेसमेंट में दिक्कत आता है, ठीक है ना? कई सारे बायोमार्कर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है, और हमारे रिसर्च स्कॉलर जो योगा के हैं उनको थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। बट स्टिल अगर हमारे अंदर एक नैतिकता का भाव है कि नहीं हम योग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो जो काम हम करेंगे ईमानदारी से करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो चीजें ठीक होगी। लेकिन स्टिल इसमें बहुत सारे चैलेंजेस, और इस पे एक स्पेशल हम टॉपिक मतलब एक लेक्चर अलग बना सकते हैं। अद्भुत, बहुत सारे अद्भुत। माइन्यूट चीजें होती है। यस, मैं आपका इशारा समझ गया कि नैतिकता जो एक कैरेक्टर बिल्डिंग है, एक मोरालिटी को हमें साथ में लेके चलना है। और मुझे लगता है कि अगर जो योग अभ्यासी खुद जो हैं वो अगर रिसर्चर के तौर पे आते हैं तो रिसर्च बहुत ही सुंदर, और जो खुद अगर योग का अभ्यास नहीं कर रहा है और वो रिसर्च फील्ड में आ रहा है, क्वेश्चन मार्क है दोनों के ऊपर ही। फाइनली कन्वर्सेशन रही है जिसमें आपने इतनी सुंदरता से, पहले हमने पीएचडी से शुरू किया, फिर आप नेट के एग्जाम की तरफ लेके गए, जेआरएफ, और फाइनली हमने थोड़े से रिसर्च के ऊपर भी बात की। फाइनली मैं आपसे कुछ चाहूंगा, क्योंकि जब भी एग्जाम होता है तो एग्जाम से रिलेटेड कुछ बुक्स होती हैं। एनी बुक्स विच यू मेक अस रेफर, कि जो भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, कुछ ऐसी बुक्स जो रेफर कर सकते हैं फॉर पेपर 1 और पेपर 2, ऐसे बुक्स कुछ रेफर कर सकते हैं आप? इससे रेफर की तो बात थोड़ी सी ये है, देखिए हर किसी का अपना अपना ये होता है। मुझे ऐसा अपना लगता है पेपर 2 में खास करके कि अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो जो कुछ कोर बुक्स है उनका आपको रियल अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका उपनिषद है तो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक आप पढ़िए, कोई भी ओरिजिनल टेक्स्ट बुक लीजिए। एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होता है, जो ओरिजिनल श्लोक होता है वो सेम होता है, तो कोई भी जो पब्लिकेशन बेस्ट है उसका आप ले सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक पढ़िए आप, हठ योग के 8 ग्रंथ, 18 जो उपनिषद सिलेबस में है वो, उसके साथ साथ पतंजलि योग सूत्र, इन सब के जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उनको आप एक बार पढ़िए। क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट जो है और नहीं पढ़िए
उसको थोड़ा कंटेम्पलेट कीजिए। तो योग जो है ना, वो कंटेम्पलेट करने से चीजें बहुत आती हैं। तो टेक्स्ट बुक जो है उपनिषद और हठ योग के जितने भी टेक्स्ट है, और जो आपके पतंजलि योग सूत्र है, इसको आपको पढ़ना है। सूत्र सब में सेम होते हैं, एक्सप्लेनेशन डिफरेंस होता है, तो अपना अपना चॉइस के अनुसार से आप पब्लिकेशन कोई भी चूज कर दे, लेकिन टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी Yes. अगर पेपर 1 की बात करें आप, तो पेपर 1 का कोई स्टैंडर्ड बुक हो नहीं सकता, एक बेस बुक हो सकता है। तो बेस बुक बहुत सारे आते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमारा पियर्सन का है, केवीएस मदान, ऑक्सफोर्ड का है, बहुत सारे बेस बुक हो सकता है। लेकिन मेरे को लगता है कि पेपर 1 में जो है, अगर पीवाईक्यू बेस्ड करें और थोड़ा सा आप जो है अपनी तैयारी को टॉपिक वाइज करें अलग अलग जगह से, तो ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे जहां तक लगता है। Amazing. base book Yeah, आपको you are right, ले लीजिए, absolutely. हाँ। Absolutely. क्योंकि पेपर 1 changes बहुत होते विविड है। रहती है हमेशा। हाँ, करेक्ट। यस, पेपर 1 अलग अलग अगर हम चीजों से लेके एक प्रीवियस ईयर, जो मुझे लगा आपने बार बार इशारा किया कि प्रीवियस ईयर जो है उसको कभी ना छोड़ें। प्रीवियस ईयर सिलेबस और जो आपने एक सिस्टमेटिक की ये टॉपिक्स हम चूज कर सकते हैं। और फाइनली अगर मैं आऊं इस बात पे कि क्या कहते हैं कि जब भी जेआरएफ की बात होती है तो जो फेलोशिप मिलती है, आप हमें बता सकते हैं लाइक कितनी फेलोशिप मिलती है और क्या उसका एक ड्यूरेशन रहता है? नहीं, तो आपके पास जो लगभग अभी तो ये स्कॉलरशिप बढ़ गई है, लगभग 41,000 आपको स्कॉलरशिप मिलती है प्लस एचआर। तो अगर आप लगभग मतलब 37,000 अभी हो गया, 37,000 आपको स्कॉलरशिप होगा और लगभग आपका एचआर प्लस एचआर, तो लगभग डिपेंड ऑन द सिटीज, आपकी सिटी में हो। मैं बैंगलोर में हूँ तो लगभग 46-47 के करीब में आपकी आती है स्कॉलरशिप एक मंथ की, और ये कंटिन्यूअस आपका 5 साल के लिए आता है। 2 साल आप जेआरएफ होते हैं और 3 साल आप एसआरएफ हो जाते हो। तो जब एसआरएफ हो जाते हो तो थोड़ी सी और बढ़ जाती है, लगभग मतलब 50,000 की सैलरी आपकी हो जाती है एसआरएफ के करीब में। अमेजिंग। तो विदाउट एनी बर्डन फिर आप रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ऑलरेडी स्पॉन्सर करती है, तो आप फुली डेडिकेटेडली अपने रिसर्च पे फोकस कर सकते हैं। सो दिस टॉक हैज बीन अ वेरी लाइक इंफॉर्मेशनल, और आपने जिस सुंदरता के साथ पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बांध के रखा लोगों को, मुझको, और ऐसा मुझे तो एहसास हुआ एक प्रवाह और धारा की तरह आपका जो एक नॉलेज थी, एक ज्ञान था, वो हम सबको मिल पाया, जो कि एक्सपीरियंशियल था। सो एनी फाइनल पॉइंट्स दैट यू हैव जो कन्वे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एनी फाइनल पॉइंट्स दैट यू हैव? पॉइंट यही है, जब भी हम जीवन में किसी भी एम को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आता है, और उन सबको आपको फेस करना है। और ध्यान रखना है कि आप ऑफर्स आएंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट आएंगे, कहेंगे कि यार जान तुम मेरे साथ काम कर लो, तुम मेरे साथ काम कर लो, बहुत सारे ऑफर्स भी आएंगे। आपको ये सोचना है कि मैं क्या चाहता हूँ, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, कॉम्प्रोमाइज करके कभी रिसर्च नहीं। तो आप कॉम्प्रोमाइज ना करें, अपने विचारों पर अडिग रहें। आपका जो अपना विचार है उसी में आप कुछ बेसिक कंट्रीब्यूट कर पाएंगे सोसाइटी को। अगर आप देख करके वस्तु से, स्थिति से, परिस्थिति से अगर प्रभावित होकर इधर उधर भटकते रहे, बिल्कुल क्लियर है, रिसर्च जो होता है ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल थॉट के साथ होता है। तो जो भी आपके मन में विचार था उस पर टिके रहिए, चाहे दुनिया इधर हो उधर हो कहीं, मुझे यही करना है। जब आप टिक पाएंगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो ईश्वर करे कि आप सभी को बहुत ऊर्जा मिले, बहुत ताकत मिले, बहुत प्रेरणा मिले कुछ अच्छा करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया मुझे। बहुत सुंदर, यस, बहुत सुंदर, अमेजिंग टू कनेक्ट विद यू अगेन। और यूनिक था ये कन्वर्सेशन, आपने बहुत सिंप्लिसिटी के साथ कहा कि अपनी यूनिकनेस, अपने यूनिक आइडिया को स्ट्रांगली पकड़ के रखें, क्योंकि हम सब जैसे थंबप्रिंट सबका अलग है, उसी तरह हमारे आइडियाज अलग हैं, प्रॉब्लम्स अलग हैं, सॉल्यूशन अलग अलग हो सकते हैं। सो एक जो भी रिसर्चर हैं, मैं पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगा कि आप एक अपना योगदान निभा रहे हैं, और जो आगे रिसर्चर होने वाले हैं और जो भी एक धारा में अपना एक रोल निभाने वाले हैं, उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, जिससे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है अपने आप में, एक नॉलेज को एडअप करना, विजडम को बढ़ाना, जिससे आएंगी वो इस सबको फॉलो कर पाए। जो हमारे पहले जो लोग आए उन्होंने नहीं किया होता तो हम आज कहाँ से पढ़ रहे होते योग। So this has been a very beautiful journey, ज्ञान प्रकाश भैया। आपने स्टार्टिंग से the small summary of this podcast is from beginning you take us to that PhD scholar lifestyle about you, how you spent your complete day. After that you take us to the journey of research. You said in a single word, research is all about a problem and then solution. And then main thing you tell is जिज्ञासा। हम सबके अंदर वो जिज्ञासा है जानने की, समझने की, उसको जब हम फॉलो करते हैं तो हम सब उसको फॉलो करने का। आपने कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात बताया, जैसे कि एस व्यासा एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों लेवल पे बैलेंस करके एक रोबस्ट जो मेथोडोलॉजी है वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। पतंजलि रिसर्च सेंटर की आपने बात की, DSSBB की हमने बात की, और मोरारजी देसाई की भी बात की कि रिसर्च को कितना आजकल ये सारे इंस्टीट्यूट बढ़ा रहे हैं। जैसे हम बात करें केवल्य धाम की भी एक इम्पॉर्टेंट स्वामी कुवलयानंद जी की तरफ से बात होती है।
फिर इसमें आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट था जो हर कोई जानना चाहता है, जो भी नेट पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और एग्जाम को किस तरह से टारगेट किया जाना चाहिए। सो आपने उसको डिटेल वे में बताया, प्रॉपर एक कम समय में पूरे सिलेबस को आपने एक ओवरव्यू दिया ब्रीफली कि ये पॉइंट्स को अगर हम फोकस करें, जैसे पतंजलि योग दर्शन, भगवद गीता, उपनिषद और हठ योग पे आपने बहुत जोर दिया क्योंकि हठ योग का ही एप्लीकेशन है। फिर आपने पेपर 2 की बात की कि एप्टीट्यूड और जो हमारा क्या कहते हैं कि रीजनिंग है, DI डेटा इंटरप्रिटेशन है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपने कहा कभी भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, 80 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करेंगे। आज तक 220 से कभी भी ज्यादा नहीं, तो आप इतना करते हैं टारगेट तो आप डेफिनेटली एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे। और जो अंत में फाइनल आपने एक वर्ड में दिया कि सत्य को फॉलो करें, एक वैल्यूज को फॉलो करें, एग्जाम पास हुआ नहीं हुआ तब भी डटे रहें और पूरे 3 घंटे तक एग्जाम में बैठें और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो छोड़ने हैं उनको छोड़ना सीखें। और फाइनली आपने बताया कि कैसे ये जो एक नेट की यात्रा है, एक रिसर्चर की यात्रा है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। कहते हैं कि PhD करना इट्स अ हाईएस्ट डिग्री अपने आप में। जो PhD है वो अपने आप में हाईएस्ट डिग्री है। आप कुछ वर्क करते हो और लगे रहते हो उसमें। यस, आई होप आई एम सेइंग द करेक्ट थिंग्स। यही आप कहना चाहते थे आज की कन्वर्सेशन के दौरान। सो कुछ बचाओ तो इस पॉडकास्ट को दोबारा से देखें। यू कैन सी दिस होल पॉडकास्ट अगेन एंड आई होप ज्ञान प्रकाश जी आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को और अपने ज्ञान को और लोगों तक आपका पहुंचेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, कनेक्टिंग इन दिस पॉडकास्ट एंड मेकिंग अदर्स लाइफ बेटर, सक्सेसफुल एंड हैप्पी. So you can check out this podcast on Anand Yatra channel and also on the Spotify. Thank you so much, Gyan Prakash ji, for joining and connecting to it. Thank you so much. Thank you. Thank you.